P.K. Rai sir, Department of Statistics, Banaras Hindu University. And today's topic is important statistics tests used in research. I welcome you, sir. Please start the session. Thank you, Thank sir. you, thank you, thank you, madam. So before delay, let us start our topic today discussion. So first of all, let me share my screen to all of you, and then so is it visible? Yes, sir. Okay, Yes, sir. that's fine. Well. So Yes, sir, today, visible. that's fine. That's fine. So let's see these three important pictures of the renowned statisticians who have been associated for the development of the theory of statistics. ये तीनों जो pictures आप देख रहे हैं, ये तीनों pictures जो है, they are renowned statisticians who have been associated with the development of the theory of statistics. The first one is W.S. Gossett, William S. Gossett. Another one is the R.A. Fisher, Ronald A. Fisher. And the third one is Carl Pearson. Anyhow, I hope you guys have been heard about these names somewhere. कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नाम दिखे होंगे. W.S. Gossett, Fisher को modern statistics का father बोला जाता है. He is supposed to be, supposed to be the father of modern statistical theory. सारी स्टैटिस्टिकल थ्योरी जो है बहुत सारी स्टैटिस्टिकल थ्योरी डेवलप किया है इन्होंने आर एफ फिशर साहब ने. और कार्ल पियर्सन तो वेल रिनाउंड है. कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट, नेवन पियर्सन लेमा. सो द पियर्सन हैज डेवलप्ड अ लॉट ऑफ थ्योरी. So anyway, so actually today we want to discuss on different statistical tests. So definitely there are some overviews on that. So basics, population and samples, t-test, chi-square test, ANOVA test. So these three tests I will discuss today and try to give some flavor on that. Okay. So probably before coming in the deep, would you know what are the different basic terminology used in the hypothesis testing? What is a hypothesis? Hypothesis होती क्या है? कोई बताएगा मुझे? Anyone tell me what is the hypothesis? परिकल्पना. Well, परिकल्पना. That's fine. तो परिकल्पना क्या है? आप कुछ assume करते हो, कुछ statement लेते हो ना, कुछ claim करते हो या कुछ claim होता है, उस क्लेम की टेस्टिंग करते हो, परीक्षण करते हो कि वो क्लेम सही है कि नहीं है. Am I right? जैसे कोई कहते हैं कि वुमेन्स आर एम्पावर्ड, तो कैसे वुमेन्स आर एम्पावर्ड? हाउ कैन यू बिलीव दैट वुमेन्स आर एम्पावर्ड? सो यू हैव टू सेट अप एन हाइपोथेसिस. ओके. और यहाँ पे जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की बात करेंगे. Why I am saying statistical hypothesis? Because ultimately for the testing, we have to construct a statistical hypothesis. That means we should have associate a parameter to the parameter of the population, statement about the parameter of the population. जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कहता है कि एवरेज इनकम ऑफ आवर कंट्री इज 5 ट्रिलियन, ओके, तो ईयरली एवरेज इनकम ऑफ आवर कंट्री इज 5 ट्रिलियन. तो ये एक स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट को हम एक पैरामीटराइज करेंगे, मतलब हम म्यू, एक पैरामीटर एसोसिएट कर दिया हमने म्यू मतलब मीन, एवरेज. तो म्यू बराबर 5 ट्रिलियन. और अब हम डेटा सोर्स से टेस्ट करेंगे कि म्यू एक्चुअली 5 ट्रिलियन के आसपास है या इससे कम है या अधिक है. ये हाइपोथेसिस को या तो मैं रिजेक्ट करूंगा या एक्सेप्ट करूंगा. बात समझ में आई? तो जनरली हम लोग नल हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं. नल हाइपोथेसिस मतलब हम लोग मानते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट, व्हाटएवर द स्टेटमेंट पीपल आर मेकिंग. हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस बोलते हैं. अभी हम अब करेंगे टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट और एनोवा टेस्ट. तो इसमें आपको डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे कि व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस ओवर हियर. इसी एच नॉट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है हमें. बेसिकली एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए टेस्टिंग करते हैं हम लोग. और एच नॉट का अल्टरनेटिव क्या होता है? H1. H1 मतलब क्या? वो चीज होगी या नहीं होगी. वैसे आप लोग अगर सोशल साइंस या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के हैं
तो वहां पे इसको लोग रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं, अल्टरनेटिव को। ठीक है, इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, लेट्स कम टू द पॉइंट, आगे हम इसको देखेंगे। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए ये एक पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. in this picture you see there is a one group of population and there is another group of population, है कि नहीं? तो अब देखो, अगर मेरे पास लार्ज सैंपल हो ना, लार्ज सैंपल हो, तो हम जेट टेस्ट यूज करते हैं, नॉर्मल टेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, किस चीज के लिए? कंपैरिजन के लिए टेस्टिंग करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो हम दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना चाहते हैं कि इसकी हाइट ज्यादा है ऑन एवरेज, या इस पॉपुलेशन की ऑन एवरेज हाइट ज्यादा है, या इस पॉपुलेशन का ऑन एवरेज ग्रोथ ज्यादा है, या इस पॉपुलेशन का ऑन एवरेज ग्रोथ ज्यादा है। तो अगर ये क्लेम है, सपोज ये क्लेम है, तो हम हाइपोथेसिस सेट करेंगे कि नहीं साहब, दोनों पॉपुलेशन का ग्रोथ बराबर है, नल हाइपोथेसिस हो गई। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि नहीं साहब, दोनों ऑन एवरेज जो है ग्रोथ दोनों पॉपुलेशन की बराबर नहीं है ना? तो अगर लार्ज सैंपल हम उठाते हैं पॉपुलेशन से, अब लार्ज सैंपल की कॉन्सेप्ट है कि व्हेन डू वी से दैट अ सैंपल इज लार्ज, तो जनरली लोग मानते हैं कि 30 से ज्यादा सैंपल अगर हम ले लेते हैं, हमारे पास है, तो उसको लार्ज सैंपल कहते हैं। और 30 से कम सैंपल है तो हम उस समय उसको स्मॉल सैंपल बोलेंगे, और उस केस में हम जेट टेस्ट नहीं लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे। बेसिकली हम रियल लाइफ में जब मूव करते हैं तो हमारे पास लार्ज सैंपल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए एड्स पेशेंट के ऊपर मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो एड्स पेशेंट हमें कहां से 30 से ज्यादा मिलेंगे सैंपल कि हम उनके ऊपर कुछ फाइनल कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। या इसी तरह से जनरली मेडिकल साइंस में ज्यादा इश्यूज आती हैं। बाकी जगहों पे आप अगर रिसर्चर हो तो आप लोग तो 200, 300, 400 सैंपल इकट्ठा कर लोगे अपने हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करने के लिए, बट जनरली इट्स डिफिकल्ट टू कलेक्ट सैंपल ऑफ मोर साइज, मींस मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन ये जो 200। आप टोटल सैंपल का जो नंबर बता रहे हैं वो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट, जैसे हमारा कंपैरेटिव स्टडी है, तो दोनों को कैलकुलेट करके होगा मोर हाँ देन हाँ हाँ, टोटल काउंट, Experiment और control। टोटल कितना सैंपल पे आप स्टडी कर रहे हो, कितने को Exact कंट्रोल ग्रुप में रख रहे हो, कितने को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख रहे हो। हाँ, जनरली इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट लार्जर सैंपल। अगर लार्जर सैंपल है तब तो जेट टेस्ट से हम काम चला लेंगे, बट अगर हमारे पास लार्ज सैंपल नहीं है, और जनरली ऐसा होता है। अच्छा, सपोज अगर सैंपल लार्ज है तो लार्ज सैंपल में मैं अगर टी टेस्ट भी लगा देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि लार्ज सैंपल के लिए टी टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स वही होता है जो जेट टेस्ट का होता है। हाँ, लेकिन उल्टा अगर स्मॉल सैंपल है तो जेट टेस्ट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टी टेस्ट लगाएंगे। इसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन है कि क्यों टी टेस्ट लगाते हैं स्मॉल सैंपल पे। क्योंकि टी टेस्ट लगाने का यही एजम्पशन है, वहां पे एजम्पशन, अभी हम बात करेंगे टी टेस्ट पे, हम आगे बढ़ते हैं। तो वही देखिए, आर दीज ग्रुप्स डिफरेंट, कंपैरिजन बिटवीन द सैंपल। अगर ये दो सैंपल हमने लिया पॉपुलेशन से, और उन पॉपुलेशन के ऊपर क्लेम है कि जैसे मान लो ये एक बगल में एक ग्रुप में जो पॉपुलेशन सैंपल दिख रहा है और नीचे वाला सैंपल जो दिख रहा है, ये क्या दो डिफरेंट पॉपुलेशन से आ रहे हैं या सेम पॉपुलेशन से आ रहे हैं? यही ना कहना चाह रहे हो। अगर दो डिफरेंट पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हो तो पॉपुलेशन को कंपेयर तो कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन को कंपेयर करने के लिए मुझे सारे यूनिट्स चाहिए, और सारे यूनिट्स पॉपुलेशन से हम उठा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले पॉपुलेशन से कुछ सैंपल उठाते हैं, दूसरे पॉपुलेशन से कुछ सैंपल उठाते हैं, और फिर उसको कंपेयर करके देखते हैं कि हाँ, सैंपल के बेसिस पे कि अगर सैंपल का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है तो हम कहेंगे कि पॉपुलेशन का भी डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा। तो इसके लिए हमारे पास स्मॉल सैंपल अगर उठा रहा हूं तो टी टेस्ट है, लार्ज सैंपल उठा रहा हूं तो जेट टेस्ट है। खैर, तो हमारा डिस्कशन टी टेस्ट पे है। तो व्हाट इज टी टेस्ट एंड व्हाट आर द एजम्पशन। तो यहां देखिए लिखा है हमने, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द टी टेस्ट, हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी रिलेटेड विद द यूनिट नॉर्मल, when should we use a t test instead of a jet test, why might we prefer one to the other, and what are the chief varieties of forms of the t test, compute interpretation of the t test। तो अब इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि the t-test is used to test the hypothesis about mean when the population variance is unknown। देखिए क्या होता है कि जब हम
लार्ज सैंपल है मेरे पास, तो लार्ज सैंपल में जेड टेस्ट या टी टेस्ट ये क्या है? ये स्टेटिस्टिक है। जेड या टी क्या है? स्टेटिस्टिक है। स्टेटिस्टिक मतलब क्या? ये जो सैंपल आप निकालते हैं उस सैंपल के बेसिस पे एक फंक्शन बनाया जाता है। जैसे जेड का फार्मूला क्या होता है, किसी को पता हो तो बताए। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जेड? जेड का फार्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन। ये बड़ा पॉपुलर फार्मूला है अभी, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है। तो यहां देखिए जो वर्ड मैंने यूज किया ना, जेड बराबर एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, तो यहाँ एक्स बार का मतलब होता है सैंपल मीन, यानी जो सैंपल इकट्ठा किया आपने उसके बेसिस पे जो मीन कैलकुलेट किया। और म्यू यहाँ क्या है? म्यू होता है पॉपुलेशन मीन, जिसकी टेस्टिंग करते हो। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका स्क्वायर कर दोगे तो पॉपुलेशन वेरिएंस हो जाएगा। और एन क्या है? एन सैंपल साइज है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर सैंपल लार्ज होता है तो लार्ज सैंपल के लिए जो ये जनरली मानते हैं हम कि पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी हमें पता नहीं होती है। पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी मतलब क्या? पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी को कौन मेजर करता है? वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर लार्ज सैंपल है हमारे पास तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का एस्टिमेट निकाल सकते हैं अच्छे से। अच्छे से मतलब अनबायस्ड एस्टिमेट निकाल सकते हैं। लेकिन सैंपल मेरा छोटा है तो एस्टिमेट्स इजीली निकालना मुश्किल है, रिलायबल एस्टिमेट। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर सिग्मा अननोन है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का अननोन है, और मेरे पास सैंपल छोटा है, तो अब मेरे पास जो ये एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस बाई सिग्मा बाई रूट एन बोल रहा हूं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं हो पाता है, जेड नहीं हो पाता है। क्या होता है? डब्ल्यू.एस. गॉसेट साहब ने कहा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन टी होगा, मतलब उन्होंने एक नाम दिया। बेसिकली ये टी के पीछे भी एक स्टोरी है। डब्ल्यू.एस. गॉसेट जहां काम करते थे, उस कंपनी ने कहा कि ये जो आप थ्योरी डेवलप कर रहे हो इसमें आपको कंपनी का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि वो जॉब करते थे। तो आप कहीं जॉब करते हो और कुछ चीज पब्लिश करते हो तो आप इंडिपेंडेंटली अपने नाम से नहीं पब्लिश कर सकते हो, वहां जगह का भी नाम देना पड़ेगा आपको। तो गॉसेट साहब ने कहा कि ठीक है भाई, हम अपना नाम भी नहीं देंगे। उन्होंने नाम दे दिया टी। डब्ल्यूएस गॉसेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया उन्होंने इसको नाम दे दिया पेन नेम स्टूडेंट टी। इसको बोलते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट। ठीक है, एनीवे तो क्या है, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो, अननोन हो और सैंपल साइज छोटा हो, तो हमें टी टेस्ट यूज करना चाहिए कंपैरिजन पर्पस के लिए। दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना है तो इसके लिए कई टी टेस्ट दिए जाते हैं। टी टेस्ट में कई कैटेगरी है: सिंगल सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को ही पेयर टेस्ट लोग बोलते हैं। सिंगल सैंपल का मतलब वन सैंपल हो और एक पॉपुलेशन की मीन की टेस्टिंग करनी हो, तो सिंगल सैंपल टी टेस्ट हो गया। और दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना हो तो दो सैंपल उठाना पड़ेगा दोनों पॉपुलेशन से। तो उस केस में अगर दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट हैं तो इसको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहेंगे हम, कंपेयर करने के लिए दोनों पॉपुलेशन को। और अगर मान लो सैंपल डिपेंडेंट टाइप का हो, पेयर वाइज हो, तो उस समय टी टेस्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, या इसी को कहते हैं पेयर टी टेस्ट। देखिए क्या मतलब है, ये जो मैं बोला घबराइए मत, ये हम करके दिखाएंगे अभी आपको। देन यू विल एंजॉय ओनली कि अच्छा ये होता है। पहले जमाने में जब सॉफ्टवेयर नहीं होते थे तब आप इसको मैन्युअली करते थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट। डेटा बड़ा हो जाए, चीजें बड़ी हो जाए, तो यू हैव टू डू दैट। देखिए वन सैंपल टी टेस्ट का फार्मूला हमने यहाँ दिया है। क्या दिया है? ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझिए। अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या है? जैसे अभी जेड हमने बताया था, तो जेड का मान क्या बताया था? एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहां बोला था मैंने सिग्मा बाई रूट एन। लेकिन सिग्मा का मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता है तो सिग्मा को सैंपल के द्वारा एस्टिमेट करते हैं। तो वो जो सैंपल के द्वारा एस्टिमेट होता है उसको यहाँ एस बोला जाता है, जिसको बोलते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है। लेकिन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अगर स्मॉल सैंपल है, इसका फार्मूला जो होता है 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। चलिए ये जानने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, सॉफ्टवेयर सारा काम आपका कर देगा। तो बेसिकली ये नीचे वाली क्वांटिटी s बाई जो √n है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो टी टेस्ट क्या है? x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। ठीक है। तो बेसिकली ये टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन है, एक मीन की टेस्टिंग करनी है पॉपुलेशन की, तो इसको बोलते हैं वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है। अगर वन सैंपल टी टेस्ट आप करोगे तो देखो अल्टीमेटली आपके पास ये टेबल बन के आती है एनालिसिस में। यू सी दीज टू टेस्ट दीज टू टेबल। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है इस टेबल में? देखो ध्यान से, इसमें दिख रहा है कैपिटल एन, एक ऑब्जर्वेशंस दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ कैपिटल एन तो यहाँ 40 लिया है आपने, और अभी हमने कहा था कि 30 से अगर कम है तो टी यूज करना चाहिए, बट नहीं सर, आपने कहा कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, यस। यही बच्चों का यही क्वेश्चन होता है। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर उन्होंने टी यूज कर लिया था, सैंपल साइज 100 था। तो सर और अच्छा रिजल्ट ही आएगा नहीं, दोनों सेम रिजल्ट देंगे मैडम। अगर लार्ज सैंपल पे आप जेड की जगह पे टी भी यूज करेंगे तो रिजल्ट सेम ही होगा, क्योंकि लार्ज एन के लिए टी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, नॉर्मल फॉलो करता है, जेड फॉलो करता है। दैट मींस टी और जेड दोनों सेम ही आंसर देंगे। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन यूज दिस टेस्ट। ये हम आप लोगों को करके दिखाएंगे कि देखो कैसे ये जेड टी टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाकी तो टी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और टी की कैलकुलेटेड और टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करके फाइनली हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसका मतलब कि आपको ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ये सारी वैल्यू मैन्युअली कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं आजकल, या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन मटेरियल उपलब्ध है उसके बेसिस पे ये काम करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो जितने सैंपल बेस्ड स्टैटिस्टिक्स हैं वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब जैसे कि कोई रिस्ट्रिक्शंस आप अप्लाई कर दे रहे हो अगर, है ना, पॉपुलेशन के ऊपर, तो अगर वो रिस्ट्रिक्शंस है तो उस रिस्ट्रिक्शन से जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो वो सैंपल में डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वतंत्रता की कोटि बोला जाता है। कई जगह बच्चे पढ़ते होंगे इस चीज को, लेकिन इसको कैसे समझा जाए? देखो समझने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि 4 संख्याएं लो जिसका सम 100 हो। अच्छा, मैं कहूं 4 संख्याएं लो, कोई भी 4 संख्या लो, तो कोई भी 4 संख्या लोगे ना? ले सकते हो ना? कोई भी 4 नंबर्स बताओ, कोई भी एनी, यू कैन यू टेल मी एनी 4 नंबर्स? 4 5 6 7 कुछ भी ले लिया। कितना सिंपली बोल दिया ना, 4 5 6 7। और अब मैं कह दूं कि नहीं, ये जो 4 संख्याएं लोगे उसका सम 100 होना चाहिए। अब बोलो 4 संख्याएं। हाँ, टोटल क्या 100 होना चाहिए? हाँ, अब 4 संख्याएं बताइए। 20 20 20 एंड 40 ले लेंगे। अब रुक जाइए, 20 20 20 3 नंबर लेने में तो आपने बहुत नहीं सोचा क्या? नहीं सोचा, लेकिन चौथा नंबर लेने के लिए आप विवश हैं। क्यों विवश हैं? क्योंकि मुझे टोटल करना है ना, बिकॉज 100 तक हाँ, 100 माइनस बाकी जो 3 का सम है वही होना चाहिए चौथा नंबर। तो चौथा नंबर के लिए मैं फ्री कहाँ रहा? मैं फ्री रहा क्या? मैं डिपेंड कर रहा हूँ, मेरी डिपेंडेंसी हो गई। तो इसका मतलब अगर 4 सैंपल लेना था पहले वाले केस में, कोई 4, तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 100% थी। लेकिन अब मुझे 4 लेना है जिसका सम 100 होगा, तो मेरी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई। 4 की जगह पे 4 माइनस 1 यानी 3 ही रहा। 3 क्यों रहा? क्योंकि लास्ट वाले के लिए कंडीशन हो गई क्या कि इनका सम जो है 100 के बराबर होना चाहिए। अब एक्चुअली हम तो वही मैं बोल रहा हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये जो जितना रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आप, उतने रिस्ट्रिक्शन के चलते हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होती जाती है। बात समझ में आई कि नहीं?
आर यू Yes, sir. गेटिंग? तो तो बस सर वो तो हमारे इंटरवेंशंस हो गए ना। एग्जैक्टली इंटरवेंशंस नहीं, इंटरवेंशंस तो अलग चीज हो गए मैडम, इंटरवेंशंस आर अच्छा। डिफरेंट थिंग। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल देखा जाएगा ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स बनाया था हमने, इस टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं और उनमें क्या क्या नोन या अननोन है। अब जैसे देखिए ये म्यू जो है, एक्स बार तो सैंपल से आप निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है। म्यू जो है पॉपुलेशन का मीन है और एक्स बार सैंपल का मीन है, तो ये पॉपुलेशन का मीन पता नहीं है, लेकिन अंडर एच नॉट हाइपोथेसिस जब लोगे तो इसको इस पे कुछ क्लेम करोगे, यानी म्यू की वैल्यू म्यू जीरो कुछ वैल्यू बोलोगे आप इस पे, और एस को आपको एस्टिमेट करना है क्योंकि एस सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा का एस्टिमेशन है। तो एक यहां आपने लिखा ना कि टी कब यूज करोगे, ऊपर देखो यहां एजम्पशन क्या लिखा था कि पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन। पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही चीज हुआ, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। तो ये अननोन है, द यूजुअल केस। तो अगर ये अननोन है तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, तभी ना ये जाके फार्मूला काम करेगा। तो चूंकि एक पहले सैंपल उठाइए और उस सैंपल से हमें एस पहले सिग्मा को एस्टिमेट करिए, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। तो सर इसको शो कैसे करेंगे एस्टिमेशन को? मतलब ऊपर तो चलो हम सैंपल और पॉपुलेशन का मीन निकाल देंगे, फिर एस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस का वही फार्मूला बताया ना मैंने, 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, वेरिएंस का फार्मूला होता है ये, और इसका इसको अंडर रूट ले लोगे तो वो निकल जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, ये फार्मूला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट निकल के आएगा, अभी हम बताएंगे कैसे निकल के आएगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये जरूर समझिए कि चूंकि ये फार्मूला लगाना पड़ रहा है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, सैंपल के बेसिस पे ये फार्मूला चलाओगे एस कैसे कैलकुलेट करोगे? सैंपल पॉपुलेशन तो है नहीं आपके पास, पॉपुलेशन का यूनिट, नहीं तो सैंपल के बेसिस पे ये निकालोगे, तो इसका मतलब पहले ये निकालोगे तब टी काम करोगे ना, तब ना टी अप्लाई होगा। तो इसीलिए एक ये रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। 40 ऑब्जर्वेशन है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ देखो कितना लिख रहा है, डीएफ 30। क्यों? वो उस एक जो है सैंपल वो एस्टिमेट स्टैंडर्ड डेविएशन के एस्टिमेट के चलते। तो हमेशा हर जगह ये आप पाओगे कि वन पॉपुलेशन सिंगल पॉपुलेशन के मीन टेस्टिंग में डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इसी स्टैंडर्ड डेविएशन के एस्टिमेट के चलते। ठीक है मैडम, कोई दिक्कत? नो सर, थैंक यू नहीं ना। अब देखिए, अब वन सैंपल टी टेस्ट का एक एग्जांपल देख लीजिए, तब फिर टू सैंपल टी टेस्ट पे हम लोग आते हैं। इसको कैसे करेंगे देखिए, फॉर एग्जांपल अब जैसे देखिए, हम आप लोगों को एक डेटा लेते हैं, वापस हम एसपीएसएस जरा ऑन कर लें। एसपीएस, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि एसपीएसएस, आप एक्सेल पे भी ये काम कर सकते हो। यू कैन अप्लाई टी टेस्ट ऑन एक्सेल। मैं इस पे भी करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए टाइम कितना परमिट करेगा, इसी बेसिस पे सारी चीजें होंगी। देखिए ये डॉक्टर कृष्णा सर ने बोला था एसपीएसएस की जगह कोई एक पीएसएस करके, पीएसपीपी करके भी कोई है सॉफ्टवेयर, फ्री है। बेसिकली मैडम, आप जो ये एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर की जो पॉपुलैरिटी है और जो इसकी एफिकेसी है वो वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं आपको बताऊं, स्टैटिस्टिका, S+, R, मैटलैब, मैथमेटिका, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं मैडम। लेकिन जो जिस चीज के लिए पॉपुलर होता है ना, उसका यूज करने से आपको दैट विल बी यस। नो सर, सर ने इसलिए बोला था क्योंकि एसपीएसएस क्या है, पेड फॉर्म है ना, और बोला कि सेम क्वालिटी के लिए आप पीएसपीपी यूज कर सकते हो, ऐसे बोला था उन्होंने। एक्चुअली आई डोंट हैव आइडिया ऑफ दिस पीएसपीपी, मे बी सम सॉफ्टवेयर, बट आप एक्सेल का यूज करिए ना। एक्सेल तो आपके पास सही है, वो तो पेड है थोड़े है, दैट इज नॉट पेड सॉफ्टवेयर। आप एक्सेल का यूज करिए, अभी हम एक्सेल पे भी इसको करके बता देंगे आपको। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, तो ये डेटा व्यू है, ये दिख रहा है, खुल गया कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं? जी सर, दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए मुझे टेस्टिंग करनी है कि ऑन एवरेज एज जो है जो बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं स्कूल में 1 से लेके 5 तक, उन बच्चों का ऑन एवरेज एज जो है
10-12 साल होता है, किसी ने क्लेम कर दिया कि 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों का ऑन एवरेज एज 12 साल होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जो बच्चे क्लास 1 में पढ़ते हैं उनका भी एज होगा कुछ ना कुछ। कुछ बच्चे हो सकता है ज्यादा बड़े होते होंगे, एज ज्यादा होगा, कुछ कम होगा, लेट एडमिशन हुआ होगा तो ज्यादा एज होगा। कुछ बच्चे 2 में पढ़ते होंगे, 3 में पढ़ रहे होंगे, 4 में। तो 1 से लेके 5 तक पढ़ने वाले बच्चों का ऑन एवरेज एज 10 से 12 साल है, या 10 साल है किसी ने कह दिया। अब ये क्लेम है उसका, तो यही पॉपुलेशन का क्लेम है पैरामीटर। ये पैरामीटर हो गया पॉपुलेशन का कि भैया पता तो है नहीं। अब जाऊं मैं सारे स्कूल में जाऊं इंडिया के और देखूं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 से 5 साल तक वाले, 1 से 5 क्लास वाले, उनका एज सबका नोट करके ले आऊं और देखूं उसका एवरेज करके, मीन निकाल के देखूं कि कितना है, तब ना पता चलेगा कि एक्चुअली एवरेज एज क्या है 1 से 5 क्लास के बच्चों का। आर यू गेटिंग? लेकिन कोई क्लेम कर रहा है कि नहीं साहब 10 साल है, होता है, लगभग 10 साल होता है। तो अब इसकी टेस्टिंग करनी है, तो इसके लिए हमने एक सैंपल उठा लिया, किसी 2-4 स्कूल का सैंपल उठा लिया। 20 सैंपल उठाया मैंने खाली, और उन 20 सैंपल का मैंने एज पूछा बच्चों का। तो एज मान लीजिए ये आया 5, 6, 7, 12, 4, 8, 9, 5, 4, 7, 8, 6, 5, 6, 4, 5, 7, 8, 8, 3 ज्यादा कम हो जाएगा, 4, 6। देखिए 20 ऑब्जर्वेशन हो गए ना। ये 20 ऑब्जर्वेशन मैंने क्या लिखा? ये 20 ऑब्जर्वेशन मैंने क्या लिखा, जल्दी बताइए। 6, 7, 12, 4, 9, 5। ये क्या है? व्हाट इज दिस? उनका एज लिख रहे हैं ना? उनका एज लिख रहे हैं। किसका एज? 20 स्टूडेंट्स। जो 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था मैंने, ये रैंडमली सेलेक्ट किया था। तो आप कहोगे कि सर ये बताइए एक का 12 साल कैसे था? तो हो सकता है वो क्लास 5 में पढ़ रहा हो, क्योंकि ये बच्चे जो 20 सेलेक्ट हुए हैं उनका क्लास कुछ भी हो सकता है ना, 1 से 5 के बीच में। यस सर। मेरी बात समझ रहे हैं? हम स्कूल में नहीं गए, अपने कॉलोनी में ही घूम घूम के पूछ लिए 20 बच्चों से कि अरे बेटा बताओ तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारी एज क्या है? तो अगर कोई कहता है मैं 10th में पढ़ता हूँ तो उसका एज नहीं लेंगे। कोई कहता है कि अच्छा मैं 6 में पढ़ रहा हूँ तो उसका भी नहीं लेंगे। कोई कहेगा मैं 4th में पढ़ रहा हूँ तो आप पूछोगे क्या एज है तुम्हारा बेटा? तो इस तरह से 20 बच्चों का डेटा आपने उठा लिया, और इन 20 के बेसिस पे आप क्या क्लेम को टेस्ट करने वाले हो? ऑन एन एवरेज कितना? On an average, what is the average age of the students who are studying in between class 1 to 5? इंडिया में 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों का ऑन एवरेज एज 10 साल है, किसी ने कहा है। क्लेम है, किसी ने कहा है, मतलब आप खुद टेस्ट करना चाहते हो। भाई हाइपोथेसिस तो ऐसे ही क्रिएट होती है ना। तो अब बताइए, अब क्या करूं मैं? देखिए सबसे पहले एनालाइज पे गए वापस, कल की तरह। जैसे कल हम डिस्क्रिप्टिव पे जा रहे थे ना और क्रॉस टाइप कर रहे थे, इसी तरह से आज भी हम कहां जाएंगे? एनालाइज पे। लेकिन एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए कंपेयर मीन्स करके एक दिख रहा है बटन, दिख रहा है ना आप लोगों को? कंपेयर मीन्स। यस सर। इस कंपेयर मीन्स में देखिए वन सैंपल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैंपल मतलब 2 सैंपल टी टेस्ट है, और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है। ये सारी टी की हो गई प्रॉपर्टी। देखिए इसमें एनोवा भी दे रखा है, 1 में एनोवा। समझ में आया ना? तो वन सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक किया मैंने, और क्योंकि 1 सैंपल टी टेस्ट क्यों किया? क्योंकि एक ही सैंपल है ना, एक ही पॉपुलेशन की बात हो रही है ना। एक पॉपुलेशन मतलब क्या? 1 से लेके 5 साल के बच्चों का एवरेज एज। तो अब हमारा ये वेरिएबल 1 जो है ये क्या है? एज है, एज ऑफ द स्टूडेंट्स। इसको उठा के हमारी पॉपुलेशन अगर 40 स्टूडेंट हो तो भी हम 1 सैंपल ही बोले। हाँ यस 50 हो, 60 हो, 80 हो, 200 सैंपल ले लिया। एक ही पॉपुलेशन मतलब क्या? आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एक पॉपुलेशन, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एक पॉपुलेशन करस्पॉन्डिंग है। वो पॉपुलेशन क्या कह रहे हो? 1 से लेके 5 साल तक पढ़ने वाले बच्चे। तो 1 से लेके 5। हाँ जी सर, मेरा एक डाउट है। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स ले रही हूँ, एक दूसरी यूनिवर्सिटी से 20 ले रही हूँ और अलग यूनिवर्सिटी से 20 ले रही हूँ, तो अब इसमें मैं टोटल तो मेरा हाँ, लेकिन आप 2 यूनिवर्सिटी को नहीं कंपेयर कर रही हो। आप किसको कंपेयर कर रही हो? मैं तो पॉपुलेशन जो पूरा नहीं, आप कंपेयर कर रही हो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? 1 से लेके 5 साल तक, 1 से लेके 5
1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के बारे में बात कर रही हो, क्योंकि 1 से लेके 5 साल के बच्चों का एक हमें क्लेम चेक करना था कि उनका एवरेज एज क्या होता है। तो चाहे हम 50 जगहों से, हम यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ से उठाए 10-10 सैंपल, कोई दिक्कत नहीं है। घुमा फिरा के हम, पॉपुलेशन मेरा क्या है अब, इस ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा पॉपुलेशन है 1 से लेके 5 तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। तो टोटल संख्या क्या होगी, कुछ होगी, उसमें से मैं एक सैंपल उठा रहा हूं, तो एक सैंपल, एक ही पॉपुलेशन मानेंगे हम। अगर इसी को मान लो मुझे कंपेयर करना होता कि यूपी के बच्चे अच्छे होते हैं कि एमपी के बच्चे, नहीं, यूपी के बच्चों का एवरेज एज ज्यादा होता है कि एमपी के बच्चों का एवरेज एज ज्यादा होता है, कि कोई दोनों बराबर होते हैं, तब 2 पॉपुलेशन मानता मैं। यूपी को एक पॉपुलेशन, यूपी वाले से जो सैंपल उठाता, और एमपी वाले से जो सैंपल उठाता वो दूसरा पॉपुलेशन होता। मतलब मैं हाँ जी सेम पॉपुलेशन लेकर चलूं। एग्जैक्टली, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैम बात होगी। अब देखिए हमने उठा के यहाँ रख दिया टेस्ट वेरिएबल में उसको, और टेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। टेस्ट वैल्यू क्या है, टेस्ट वैल्यू का मतलब क्या, कि आपकी क्लेम क्या थी, आपने एवरेज एज क्या माना था, क्या क्लेम था, 10 साल। अच्छा, हाँ 10 या 12 जो भी, 10 साल था मान लो, अभी हम 10 साल क्लेम टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बस 10 साल पुट कर दिया और सीधे ओके कर दो। देखो ओके करते ही वो टेबल बन के आ गया जो वहां मैं तुम्हें आपको दिखा रहा था। अभी आपको जो वहां दिखा रहा था मैं, यही टेबल था ना। देखिए सारी इसमें तुम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन x बार कुछ निकालने की जरूरत पड़ी, डिवाइड बाई n करने की जरूरत पड़ी? नहीं सर। यही फायदा है मैडम, यही फायदा है सॉफ्टवेयर्स का, कि बस डेटा दे दीजिए आप उसके हिसाब से, तो अपने आप वो सारी वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। दैट्स व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, टू अंडरस्टैंड। इतना डिफिकल्ट लग रहा है ना अभी, लाइक सैंपल्स कलेक्ट कर लिया है, लेकिन मतलब उसको कैसे पुट करेंगे, ऐसा लग रहा था ना कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 2 सेकंड तो लगा मुझे। आप क्लिक क्लिक क्लिक, दुनिया मुट्ठी में, क्या करना है बस आपको केवल डेटा देना है। आपको सारा रिसर्च 80% टाइम आपको डेटा कलेक्शन में लगता है। वंस यू कलेक्टेड डेटा, आपको एनालिसिस, अगर आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स है, हाइपोथेसिस फिक्स है, क्या टेस्ट करना चाहते हो, तो आपका रिसर्च 6 महीने से भी ज्यादा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि डेटा कलेक्ट हो गया अगर, तो उसके बाद एनालिसिस करनी है, उसको इंटरप्रेट करना है और थीसिस लिखनी है आपको। लेकिन समस्या क्या है, आधा से ज्यादा टाइम आप डेटा कलेक्शन में लगाते हो और बाकी आपको एनालिसिस करने में जितना समय लग जाए। अब घर घर घूमोगे आप कि अरे यार एनालिसिस कर दो मेरा, ये यार मेरे को मेरे गुरुजी ने कहा है कि मुझे इनोवा लगा दो। इनोवा कैसे लगेगा? तो देखिए सिंपल 2 लाइन का इनोवा है, अभी ऐसे ही 2 मिनट में इनोवा हम आपको बता देंगे। ऐसा ही सारे टेस्ट कर सकते हो आप। तो इट ऑल डिपेंड। हाँ ठीक है, एक चीज समझ रहा हूँ, समझ लीजिए आप लोग। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग कि एक फोबिया होता है कि अरे यार कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा। देखिए मैथमेटिक्स में आपको बता रहा था तो आप लोग, बहुत लोग सो रहे होंगे, उस समय लगेगा कि अरे क्या ये सर बोल रहे हैं, एक्स बार, व्हाट इज म्यू, व्हाट इज एस सिग्मा बाई रूट एन, क्या है, व्हाट इज दिस। ये मैथमेटिक्स वालों के लिए सही है क्योंकि वो मैथ वाले पढ़ा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट द पीपल हु आर इन political science, the people who are in Hindi, the people who are in Sanskrit, the people who are in English, the people who are in psychology, sociology, उनको क्या जरूरत है ये फार्मूले की? वो फार्मूला थोड़े पढ़े हैं। फार्मूला पढ़ना होता तो थोड़े सोशियोलॉजी लिए होते और पॉलिटिकल साइंस लिए होते वो, बट काम तो उनको करना है। तो उसी के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उसी के लिए। बाकी तो हमारे बच्चे जो मैथमेटिक्स के हैं वो एक एक चीज कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसी चीज को एक्सेल से कैसे करते हैं। अब ये डेटा हमने कॉपी कर ली, कॉपी कर लिया इस डेटा को जो लिखा हमने, ताकि दोबारा ना मुझे लिखना पड़े। और यहां से मैं एक एक्सेल की फाइल खोल लेता हूं। एक्सेल तो सब लोग देखे हो, ये खुल दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? यस सर। तो इस एक्सेल पे मैंने वही डेटा कॉपी कर ली, कंट्रोल V से कॉपी हो गया। कॉपी हो गया। ये क्या था? एज था। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब यहाँ पे टी कैसे चलेगा? यहाँ पे टी चलाने के लिए ये ऊपर देखिए आइकन चल रहा, दिख रहा है आपको, मीनू बार। इसको मीनू बार कहते हैं। ऊपर वाला जो लिखा है होम, इंसर्ट, पेज, फार्मूला, डेटा, ये सब दिख रहा है ना बेटा आप लोगों को? यस सर। दीज ऑल आर कॉल्ड मीनू बार। और नीचे वाला ये जो फिगर्स दिख रहा है इसको टूल बार्स कहते हैं। इसी का यह शॉर्ट की होता है, ठीक है। तो यहाँ डेटा में जाइएगा, डेटा में जाके देखिए यहाँ पे डेटा एनालिसिस टूल पैक होता है। ये सारे लोगों में नहीं होता है, लेकिन सारे एक्सेल में उपलब्ध होता है। ये आप अपने आप यहाँ ला सकते हो, समझ रहे हो?
तो डेटा जी, सर। एनालिसिस टूल पैक ये सारे एक्सेल में उपलब्ध होता है बेटा, ये इसके लिए कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं डेटा एनालिसिस पे क्लिक किया, देखिए सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं। क्या दिया है देखिए, इनोवा 1 फैक्टर, इनोवा 2 फैक्टर विथ रिप्लिकेशन, इनोवा 2 फैक्टर विदाउट रिप्लिकेशन, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एफ टेस्ट, फूरियर, हिस्टोग्राम, रैंडम नंबर जनरेशन, रैंक, सैम्पलिंग, रिग्रेशन, टी test for two sample assuming equal variance, t-test for two sample assuming an unequal variance, t-test for two sample for means, t-test for pair sample। देख रहे हो, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बेटा। हाँ जी सर। लेकिन यहाँ टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन नहीं दिया है, ठीक है? तो टी टेस्ट फॉर सिंगल मीन पेयर्ड दिया है लेकिन सिंगल नहीं दिया है। तो आप इसको मूर्ख बनाओ। मूर्ख कैसे बनाओगे? एक और डेटा, इसी तरह से एक डेटा और जनरेट करो। एक्चुअली इसके लिए या एक्सेल से करने के लिए दो सैंपल इसमें देना पड़ेगा आपको। कॉपी करिए, पेयर्ड है, कंट्रोल V करके एक और सैंपल बनाइए। अब ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज करिए, वैल्यूज को चेंज करिए। 6 4 8 5 7 9 2 तो ज्यादा कम हो गया, 4 5 6। अब हम एक्सेल को मूर्ख बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मूर्ख। क्यों मूर्ख बना रहे हैं? कि भैया हम तुम चूंकि दो सिंगल के लिए दिए नहीं हो, तो हम दो के लिए टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले को खत्म कर देंगे तो सिंगल वाला मिल जाएगा। दैट मीन्स डेटा एनालिसिस पे गए आप, डेटा एनालिसिस पे जाके आप टी टेस्ट फॉर ये 2 सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस करिए, फिर ओके करिए। ओके करते ही ये क्या देगा, क्या मांग रहा है? देखिए क्या दे रहा है, ये कह रहा है एक पहले वेरिएबल का डेटा रेंज दे दीजिए। तो आप पहले वेरिएबल का डेटा रेंज दे दीजिए यहां से सेलेक्ट करके। फिर ये क्या कह रहा है, वेरिएबल 2 रेंज, इस पे क्लिक करके वेरिएबल 2 का रेंज दे दीजिए। फिर इसको आप क्लिक करिए। फिर ये क्या कह रहा है, हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस, यहां 0 लिख दीजिए, ठीक है? और कुछ नहीं करना है, नथिंग यू हैव टू डू। फिर आउटपुट रेंज कहां चाहते हैं डेटा? तो मैं चाहता हूं कि यहां जो क्लिक है यहीं पे एनालिसिस हो जाए। तो आउटपुट रेंज इस पे क्लिक कर दिया मैंने और यहां पे क्लिक कर दिया, तो यहीं पे रिजल्ट मेरा आएगा। ओके, देखिए ओके करते ही रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया? ध्यान से देखिए, ये किसका रिजल्ट आया? दिस रिजल्ट कम फॉर ये 2, वेरिएबल 1 ये दो के लिए आ गया। किसके लिए आ गया ये? दो के लिए आ गया ना मैडम, ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया है, वही सेम चीज, मीन, वेरिएंस, ऑब्जर्वेशन। यहाँ टी टेस्ट की वैल्यू आ गई, लेकिन ये 2 के लिए आया, जबकि 2 तो आप किए नहीं थे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए यहाँ 38 आ रहा है। क्यों 38 आ रहा है? क्योंकि 20 20 40 और अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम घटेगा इसमें, तो 38। लेकिन ये सब 2 के लिए आया है, आपको केवल 1 के लिए चाहिए। 1 के लिए चाहिए मतलब कि वेरिएबल 2 को क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल 2 को 0 0 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सारे क्या हैं? बोलिए, बोल नहीं रहे आप लोग। सर ये वेरिएबल्स सेकेंड वाले को आपको अगर 0 कर दोगे और फिर वही सारा काम करो, डू द सेम बिजनेस। वेरिएबल अच्छा, फिर से जाके सर सेकंड वाले जो हमारे वेरिएबल मतलब जो सैंपल का लिस्ट था उनको सबको 0 करना है। 0 कर दीजिए। 0 कर देंगे तो इसका मतलब क्या, बात तो सिंगल की ही हो गई ना। जी जी जी। अब अच्छा, इसको कैलकुलेट के बाद फिर से करना है एडिट। ओके, हाँ मतलब कहने का मतलब कि जैसे ये 2 तो मैंने आपको बता दिया, अगर 2 सैंपल करना हो तो अभी वापस मैं 2 की एनालिसिस करूंगा। लेकिन चूंकि मुझे 1 का बताना है, सिंगल मीन का करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पहले सेकंड वाले को खत्म करना पड़ेगा ना। तो जैसे ही सेकंड वाले को मैं खत्म करूंगा, ऑटोमेटिकली वो एक सिंगल मीन के ही बनी 2 में सिंगल की ही बात आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? अब केवल एक ही बचेगा। अगर आप एक बार देख भी सकते हो, अभी हम 2 पे आ रहे हैं ना, डिफरेंस फिर वो 19 शो कर देगा वहां 38 की जगह। हाँ। अब ये पहला सैंपल हो गया, सेकंड सैंपल आप इसको दे दीजिए 0 0 0 और देखिए क्या कर रहा है, ले रहा है कि नहीं।
ओके, आउटपुट रेंज में आप इसको यहाँ पे शो कराइए, देखिए क्या कह रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है। देखिए 20 आ गया ऑब्जर्वेशन, 20 ऑब्जर्वेशन आ गया ना पहले का, लेकिन ये 0 है। तो अब लेकिन इसकी एनालिसिस में अब ये सिंगल सैंपल का ही माना जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि सेकंड सैंपल सारे 0 हैं। सर तो सिंगल वेरिएबल का टी टेस्ट आप चेक कर लीजिए, तो इट विल बी द सिंगल मीन की टेस्टिंग। बेसिकली मैडम मेरा कंसर्न ये है कि अगर आप लोगों के पास एसपीएसएस नहीं भी है तो एक्सेल से भी आप ये काम कर सकते हैं सिंगल टी की। सिंगल टी का मतलब समझ में आया आप लोगों को? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिंगल टी? मीनिंग समझिए पहले, बाकी तो चलिए जब आपको करना ही होगा तो आपका जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। क्या बोलते हैं ये सॉफ्टवेयर कोई इशू नहीं है, इट यू विल गेट इट। पायरेटेड वर्जन हर जगह उपलब्ध है। एनीवे, अगर मान लो आपको 2 पॉपुलेशन की टेस्टिंग करनी हो तब कैसे करेंगे? 2 पॉपुलेशन से मैडम कह रही ना कि अगर मैं 2 यूनिवर्सिटी का डेटा उठाऊं तो ये कैसे करेंगे आप? तो भी सर आपने बोला ना जैसे अभी Z वाला टी टेस्ट लगाएंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर मुझे 2 पॉपुलेशन को कंपेयर करना है, अभी तक मुझे केवल एक पॉपुलेशन की बात करनी थी, एक पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन अब मेरी हाइपोथेसिस क्या है कि मैं 2 पॉपुलेशन को कंपेयर करना चाहता हूं कि यूपी के बच्चों का एवरेज हाइट ज्यादा है कि एवरेज एज ज्यादा है कि ये क्या बोलते हैं बिहार के बच्चों का एवरेज एज ज्यादा है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले 1 से 5 तक पढ़ने वाले यूपी के बच्चों की एवरेज हाइट ज्यादा है या 1 से 5 तक पढ़ने वाले बिहार के बच्चों की एवरेज हाइट ज्यादा है? या देखिए मैं एक अलग एग्जांपल यहां दिया हूं। क्या एग्जांपल दिया हूं? मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं कि पिज्जा खाने से, देखिए any difference between group can be explored with the independent t-test as long as the tested member of each group are reasonable representative of the population. एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, सपोज वी पुट पीपुल ऑन 2 डाइट्स, 2 तरह की खुराक की बात हम कर रहे हैं, द पिज्जा डाइट एंड सम ड्रिंकिंग डाइट, मतलब कोई सॉफ्टवेयर ड्रिंक पी रहा है और कोई पिज्जा खा रहा है। तो इसको खाने से जो है वजन में क्या फर्क पड़ता है? वेट गेन पिज्जा डाइट से ज्यादा होता है कि वेट गेन ड्रिंकिंग मटेरियल डाइट से ज्यादा होता है? ये हाइपोथेसिस लेके चल सकते हैं नहीं? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आजकल बच्चों में एक फैशन है, वो यही सब जंक फूड खाते हैं बहुत जगह पे। तो जंक फूड तो सभी लोग खाते हैं, तो जंक फूड खाने वाले बच्चों का एवरेज वेट गेन और क्या नाम है जो सॉफ्ट ड्रिंक कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब वही आजकल दुनिया भर के ये जो है कोका कोला, पेप्सी, या आजकल जो है वो जूस वगैरह भी आता है, वो भी रेडीमेड है, सब उपलब्ध है। तो अब कंपेयर करना चाहते हैं कि एक ग्रुप जो कि पिज्जा खा रहा है तो उसके द्वारा वेट गेन क्या है उसके वेट में, और एक ग्रुप जो केवल सॉफ्ट ड्रिंक ले रहा है उसका वेट गेन देखा जाए। महीना भर अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? अब हमें क्या क्लेम टेस्ट करना है कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वेट गेन इन अमंग दीज 2 ग्रुप या इन बिटवीन दीज 2 ग्रुप, वन ग्रुप हु आर टेकिंग पिज्जा एंड वन ग्रुप हु आर टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक। बात समझ में आई? हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लार्ज सैंपल भी ले सकते हैं, स्मॉल सैंपल भी ले सकते हैं। पैसा जेब में ज्यादा है तो ज्यादा लोगों का के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, पैसा कम है, टाइम कम है, तो हम कम सैंपल पे काम करेंगे। तो लार्ज सैंपल करते तो हम जेड टेस्ट करते, स्मॉल सैंपल है तो हम टी टेस्ट करेंगे। तो अब हमने क्या किया, अब हमें ये टेस्टिंग करनी है। तो अब हम जरा मैथमेटिक्स देख लीजिए, व्हाट इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड दैट। तो अभी भी मेरी नल हाइपोथेसिस यहाँ क्या चलेगी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेट गेन, और अल्टरनेटिव यहां क्या लेके चलेंगे हम कि देयर इज डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस इन वेट। ठीक है। और अगर H0 रिजेक्ट हो गया तो क्या कहेंगे? अगर H0 रिजेक्ट हो गया तो क्या कहेंगे कि देयर इज डिफरेंस, और अगर H0 एक्सेप्ट हो गया तो क्या बोलेंगे कि नो देयर इज नो डिफरेंस। यानी चाहे आप पिज्जा खिलाइए चाहे सॉफ्ट ड्रिंक खिलाइए पिलाइए, दोनों से वेट गेन लगभग क्या होता है, बराबर बढ़ता है। तो अब ये इस तरह की टेस्टिंग मुझे करनी है
देखिए लिखा है ना, विच डाइट कॉजेज मोर वेट गेन, मैं स्टडी करना चाहता हूं। आप यहीं पे पिज्जा की जगह पे आप कुछ और रख दीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक की जगह पे कुछ और लिख दीजिए। जैसे अभी मैं दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना चाहता था कि एवरेज एज ऑफ वन सेट ऑफ पॉपुलेशन, एवरेज वेट ऑफ एज ऑफ अनदर सेट ऑफ पॉपुलेशन, है ना। दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना चाहते हैं। या मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या बोलते हैं, जेएनयू के बच्चों का आईक्यू ऑन एवरेज जो है इंडिया के बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चों के आईक्यू से ज्यादा होता है, इसको कंपेयर करना चाहता हूं। तो अब दो पॉपुलेशन हो गया ना, जेएनयू इज वन सेट एंड अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री इज अनदर सेट। तो अब दोनों के आईक्यू को टेस्ट करने के लिए मैं सैंपल उठाऊंगा। सो एनीवे, तो अगर फार्मूला की बात करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अब यहाँ दो तरह के टेस्ट होंगे, वन इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, अनदर इज द डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। Independent sample t-test means what? We assume that we are taking the sample independently from two different groups. Are you getting? तो उस केस में हमारा फार्मूला अगर यहाँ आपको दिख रहा है, सर रैंडमली, हाँ रैंडमली, यस है। यस, रैंडमली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रैंडमली डेटा नहीं कलेक्ट करते हैं तो कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट वैलिड नहीं है। जी सर। ये जो जेड टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, एनोवा, ये सब जो आप यूज करते हैं ना, ये सब पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन है कि वो जो सैंपल आ रहा है वो रैंडमली आना चाहिए, इंडिपेंडेंटली आना चाहिए और वो सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ये कोई टेस्ट करता नहीं। हाँ जी सर, आपने यहाँ बात की आईक्यू की, तो उस करने के लिए क्या कुछ टेस्ट रखा, तो वो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम के फॉर्म में कैलकुलेट हाँ नहीं, टाइम के फॉर्म में नहीं, आईक्यू कंप्यूट करना है। तो आईक्यू को पाने के लिए आप कोई एक पैरामीटर सेट करोगे। क्या पैरामीटर सेट करोगे? आईक्यू को मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इंटेलिजेंस को मेजर करना है, आईक्यू मत बोलिए, इंटेलिजेंस को मेजर करना है। एंड टू मेजर द इंटेलिजेंस हम लोग इंटेलिजेंट कोशेंट निकालते हैं, आईक्यू निकालते हैं। तो खैर आईक्यू निकालना मुश्किल है, लेकिन हमारे कंट्री में ये परसेप्शन है या हर जगह परसेप्शन है कि बच्चे का आईक्यू मेजर करना है तो बच्चे का टेस्ट ले लीजिए। टेस्ट क्या लीजिए? तो वो जनरल टेस्ट जो दे रहा है वही मान लीजिए। तो अगर उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके मार्क्स के बेसिस पे उसका आईक्यू को जस्टिफाई कर दीजिए कि कोई 80% मार्क्स पा रहा है तो उसका आईक्यू 80% का है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, ये जो लिखित वाले एग्जाम होते हैं इससे हम नहीं मानेंगे, तो उसका एक्सटेम्पोर टेस्ट ले लीजिए, वाइवा ले लीजिए, उससे क्वेश्चन 10 दीजिए और कहिए कि इसका आंसर दो तुरंत, है ना, और उसकी मार्किंग कर लीजिए। तो अल्टीमेटली आपको कुछ एक पैरामीटर तो सेट करना पड़ेगा। किसके बेसिस पे मैं कैसे करूँ? सर मेरे इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ऐसा हो रहा है, मेरे डिपेंडेंट, मैंने आपको कल भी हाँ ये क्वेश्चन रेज किया था, मेरे डिपेंडेंट लेवल, जैसे उनका मोटिवेशन लेवल है, उनका नेगेटिव इमोशनल लेवल है, अब मैं इनको क्या टेस्ट लगा के कैलकुलेट? यस, इनको लगा सकते हैं। मोटिवेशन मतलब कि आप उनको उनको आप एक स्कोर दीजिए मोटिवेशनल पे। 10 अगर 10 हैं मान लीजिए स्पोर्ट्स बच्चे जिनके ऊपर टेस्ट करना चाहते हैं, तो 10 बच्चों का मोटिवेशनल टेस्टिंग आप करिए। मोटिवेशनल टेस्टिंग पाने के लिए उनसे एक्सटेम्पोर पूछिए चीजों को, 2-4 दिन आप उनको फील्ड में ले जाइए और उनकी देखिए कि कौन बच्चा कितना ज्यादा मोटिवेटेड है, क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेटेड है। उनका कुछ एक आपको तो नंबरिंग कैसे करूंगी सर मैं? जैसे आपने यहाँ स्केल तो कर सकते हो ना, जिसका हाई स्केल स्कोर आएगा वो अच्छा है और जिसका कम आ रहा है वो कम है। अपने हिसाब से नंबरिंग दे दूं या कहीं फिक्स है कुछ? नहीं, इसके लिए कोई फिक्स नहीं होता है। इसके लिए कई सारे आजकल तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आते हैं, आप पढ़ेंगे तो जैसे इन्वेंट्री होती है, साइकोलॉजी में तो बहुत सारी इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री टेस्ट के थ्रू आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आप मान लो उनका यूज नहीं करना चाहते हैं तो कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चनायर बनाइए। वो सेट ऑफ क्वेश्चनायर जो कि उनके इमोशंस को मेजर करे, उसमें क्वेश्चंस ऐसे हों, वो क्वेश्चंस ऐसे हों कि उसके आंसर बच्चा जब टिक करे ना तो आपको समझ में आ जाए कि अगर ये पहला वाला आंसर दे रहा है बच्चा तो हाईली मोटिवेटेड है, दूसरा वाला आंसर दे रहा है तो लेस मोटिवेटेड है, तीसरा वाला दे रहा है तो उससे भी लेस मोटिवेटेड है। और 10 क्वेश्चन पूछिए और 10 क्वेश्चन में देखिए कि पहला बच्चा ने पहला आंसर 10 में कितनी बार दिया है, दूसरे वाले ने दूसरा। अब उसके बेसिस पे आपको स्कोर देना पड़ेगा। मैडम ये स्कोर तो देना ही पड़ेगा आपको खुद। यू विल डू दैट एट एंड ऑफ द डे, यू विल गेट द डेटा सेट और उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। एनीवे, तो देखिए अगर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे तो उसके लिए फार्मूला दिस। हाँ सर, एकेडमिक मोटिवेशन स्केल नाम की कोई चीज है जिससे मोटिवेशन नापा जाता है? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसी एक स्केल है।
हाँ, इस देखिए टू बी फ्रैंकली आई एम सेइंग, ये सारी स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में नहीं आती हैं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती हैं। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा, आप जो डेटा दोगे वो डेटा सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है कि नहीं, उसके लिए वो टेस्ट देता है स्टैटिस्टिक्स। आर यू गेटिंग? स्टैटिस्टिक्स ये नहीं बताएगा कि आप जो है टेस्ट कैसे लें। एक तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है क्वेश्चनर सेटअप। कल हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात कर रहे थे, प्रोजेक्टिव टेक्निक भी इसी का एक पार्ट है। कई सारी लगभग 100 इन्वेंटरी टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी वालों से आप डिस्कस करेंगे तो इस तरह के, जैसे कि एटीट्यूड, परसेप्शन, बिहेवियर, इनकी टेस्टिंग के लिए। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी को मेजर करने का कोई टेस्ट है, तो मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आई एम नॉट पर्सन ऑफ मैनेजमेंट, बट मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि इसका एक तरीका है। There are 100 methods, but I will give you one method. You can go through and you will get the same result. वो मेथड मैं क्या दूंगा कि मान लीजिए मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी निकालनी है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे मेजर करूं यार? कोई बंदा फाइनेंशियली कितना पढ़ा लिखा, लिटरेट है, समझदार है, ये कैसे मेजर करूं? लिटरेसी तो मेजर करने में हालत खराब हो रही है मेरे को, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे मेजर करूं? तो अब मैं क्या कहूंगा कि देखो इसके लिए कोई तरीका नहीं है, हम कोई टेस्ट नहीं ले सकते हैं। टेस्ट ले सकते हैं, कैसे लेंगे? तो मैं उसका एटीट्यूड, बिहेवियर और नॉलेज, तीनों के ऊपर क्वेश्चन बनाऊं। एटीट्यूड मतलब क्या, उसका क्या एटीट्यूड है? क्या वो बैंक जाता है? क्या वो बैंक के दुनिया भर के जो प्राइवेट और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट फंड बैंक्स जो हैं अथराइज, उनमें जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में उसको नॉलेज है? उसको पता है एफडी क्या होती है? उसको पता है क्या कि ईएमआई क्या होती है? तो पहले ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछूं मैं उससे। उसके बाद उसका एटीट्यूड देखने की कोशिश करूं कि वो पैसा खर्च करने में विश्वास करता है या पैसा बचाने में विश्वास करता है, तो उस पर क्वेश्चन पूछूं। बिहेवियर देखूं कि मार्केट में जाता है तो ब्रांडेड कपड़े खरीदता है कि सिंपल काम चलाऊ में ही, लोकल में ही काम चल जाता है। तो वी हैव टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। और तो कुछ क्वेश्चनर उपलब्ध हैं, ऑनलाइन टाइप करोगे तो क्वेश्चनर मिलेंगे, उन क्वेश्चनर के बेसिस पे उनके स्किल को आप मेजर कर सकते हो। कैसे? स्केलिंग करके। हाँ सर, वैसे ना बिहेवियर, ये मोटिवेशन और एटीट्यूड, इनके लिए सर स्केल होता है ना, लिकर्ट स्केल जो। वही तो मैं बोल रहा हूँ जी, भाई, जी। दैट वाई आई एम सेइंग कि लिकर्ट स्केल। अब वो क्वेश्चंस जो पूछोगे कि क्वेश्चंस में, अब मान लो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे आपने क्वेश्चन डिसाइड किया है। एक क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, लेस सेटिस्फाइड, एवरेज सेटिस्फाइड, ओवर एवरेज सेटिस्फाइड। जैसे मार्केट में आप जाते हो, ब्रांडेड चीजें देखते हो, इन ब्रांडेड चीजों को खरीदने के लिए जो है, आप जब आप अप्रोच करते हो इससे क्या नाम है मार्केट के पर्सन से, सेल्स वाले पर्सन से, तो उनके बिहेवियर से आप सेटिस्फाई होते हो, उससे आप डीमोटिवेट हो जाते हो क्या कि आपको ये नहीं खरीदना चाहिए? यस, एब्सोल्युटली यस, लेस देन 70% सेटिस्फाइड। सो अगर ये 5-10 पॉइंट पे मैं एक क्वेश्चन का आंसर लूंगा तो यही लिकर्ट स्केल है, ठीक है? 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि इनमें कौन सा आंसर टिक कर रहा है बंदा, वो इस तरह का क्वेश्चन पूछो तो उस जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आप स्केलिंग कर सकते हो। जैसे मान लो पहले को टिक किया तो उसको 10 पॉइंट दे दिया आपने, दूसरे को टिक किया है कोई बंदा, उसको 5 पॉइंट दिया, क्योंकि आपको पता है कि पहले को जो टिक कर रहा है वो डायरेक्ट हिट कर रहा है उसके एक्सपेंडिचर बिहेवियर को। तो जो बंदा पहले को टिक करता है, इसका मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता है वो कुछ बोले या ना बोले, तो फिर उसको एकदम लिस्ट स्केल दोगे, उसका एकदम एटीट्यूड पता चल जाएगा, तुम्हें बिहेवियर पता चल जाएगा, वो टोटल सम करना पड़ेगा। ये एक अलग कहानी है, इस पर कभी बाद में डिस्कशन होगा। अभी तो आप ये समझिए कि डेटा आ गया, अब डेटा के बेसिस पे मुझे कंपेयर करना है कि एक्चुअली दो ग्रुप डिफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज टी टेस्ट। तो फार्मूला आप यहाँ देखिए, टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का ये फार्मूला है। एंड देन अब यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड वेरिएंस आ गया, पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला देखिए। अब इनको आपको एस्टिमेट करना है, क्योंकि पहले वाले केस में एक स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन था, अब यहाँ 2 अननोन होंगे। तो 2 अननोन होंगे तो 2 को आपको एस्टिमेट करना है, इसलिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कम होगी, ठीक है? तो मैंने ये एक एग्जाम्पल लेके इसको करके दिखाया है, लेकिन अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है। कहां से मैं निकालूंगा आंसर?
अब आई विल गिव यू द आंसर बाय डूइंग द एसपीएसएस वापस खोलता हूं, फिर एक्सेल वापस खोलता हूं। अब जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया, यू सी दिस एग्जांपल, इसी एग्जांपल में अब ये मैं वापस इसको चेंज कर लूं ताकि डेटा मुझे दोबारा ना पैदा करना पड़े। या चलिए हो जाएगा, कोई बात नहीं, वापस डेटा लिखना पड़ेगा। अब मुझे दो डिफरेंट ग्रुप को कंपेयर करना है। तो मान लीजिए यही वेट गेन है, इस एज को ही क्या मान लीजिए आप, वेट गेन। 5 ग्राम बढ़ा, 6 ग्राम बढ़ा, 12 ग्राम बढ़ा, 4 ग्राम बढ़ा, 8 ग्राम बढ़ा। 20 बच्चों को मैंने पिज्जा खिलाया, ठीक है, और दूसरे सेट के 20 बच्चों को मैंने क्या खिलाया, बताएं? खिलाया नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक पिलाई, और उनका वेट गेन महीने में मैंने मेजर कर लिया। वो क्या आया, मान लीजिए वो ऐसे आया। ये मैं रैंडमली डेटा जनरेट कर रहा हूं, बट एक्चुअल डेटा कब आएगा, जब आप एक्सपेरिमेंट करके फील्ड में एक्सपेरिमेंट करोगे तब आएगा ना। यस लेकिन चलिए, आपको तो बस एक प्रोसीजर जानना है कि कैसे करना होता है। ड्रिंक अब देखिए, ये डेटा मैंने रैंडम ऐसे ही लिख दिया हाइपोथेटिकली कि पहले बच्चे को, पहले सेट ऑफ बच्चों को मैंने पिज्जा खिलाया महीने भर और उनका वेट गेन देखा। दूसरे सेट ऑफ बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक पिलाई मैंने 20 और उनका वेट गेन देखा। अब ये दो डेटा सेट मेरे पास 20 बच्चों का आ गया। अब इनके बेसिस पे मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं कि भाई पिज्जा के द्वारा वेट गेन ज्यादा होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक के द्वारा वेट गेन ज्यादा होता है। हाउ वुड आई डू दैट? तो इसके लिए मेरे पास क्या है, कौन सा टेस्ट है? सर आप एनालिसिस पे जाएंगे? नहीं, तो इसके लिए क्या, इसके लिए कौन सा टेस्ट है? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। क्यों? सैंपल साइज छोटा है, 30 से कम है, 2 पॉपुलेशन उठाया मैंने, और कंपेयर क्या करना है कि वेदर बोथ आर इक्वल इन देयर वेट गेन आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए वापस वही एनालाइज पे चले गए। फिर क्या करेंगे, कंपेयर मीन, और कंपेयर मीन पे जाके वापस कहां जाएंगे हम, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। क्यों इसको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट बोल रहे हैं? सैंपल साइज सर एक छोटा बार है, वापस सैंपल सर साइज रिपीट करेंगे एक बार वापस। हाँ, लेस देन 30 है। अगर डेटा सैंपल साइज लेस देन 30 है तो वी गो इन एनालाइज, देन कंपेयर मीन, मीन and then we come to the independent sample t-test. अब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे आप गए, और अब यहाँ टेस्ट वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखिए, 2 है ना, इन दोनों को उठा के यहाँ डाल दिया, और अब यहाँ ग्रुपिंग वेरिएबल। अच्छा, अब देखिए एक चीज और, यस, ये एक्सेल में ऐसे सिंपल काम होगा। एक्सेल में देखे थे ना कि 2 ग्रुप को डायरेक्ट दे दिया था, बट एसपीएसएस में ऐसे डेटा इंटर नहीं करना है। देखो ये भी जानना है, एसपीएसएस में काम करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हो, तो उसके लिए किस तरह से डेटा एंट्री करनी होती है। अगर पहले एक्सेल वाला देख लीजिए, फिर एसपीएसएस में दिखाएंगे इसको कैसे करना है। एक्सेल वाला मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, आपको एक बार और देख लीजिए। कॉपी किया इस डेटा को और वापस मैं एक्सेल में इस डेटा को पेस्ट कर दिया। ठीक है, पहला वाला क्या है, ग्रुप 1, और दूसरा वाला क्या है, ग्रुप 2। गॉट इट? ग्रुप 1 क्या है, पिज्जा खाने वाला, ग्रुप 2 क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला, और ये वेट गेन है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि भाई इनका वेट गेन होमोज इक्वली है या एक से ज्यादा एक से कम। तो हमने H0 सेट किया कि देयर इज नो डिफरेंस इन द वेट गेन, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिया कि देयर इज डिफरेंस इन द वेट गेन। अब मैं क्या करूं, वापस डेटा में गया, डेटा एनालिसिस पे गए, एंड देन टी टेस्ट फॉर ऑलरेडी, देखो यहां पे दिया हुआ है एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस। आप ये वाला ठीक करो, एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस, बट अनइक्वल वेरिएंस से भी एनालिसिस होती है, लेकिन पहले आप इक्वल वाला एज्यूम करिए, देन ओके। पहला सैंपल ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो गया। ये पूछ रहा है वेरिएबल 2 रेंज, तो सेकंड वेरिएबल का रेंज आप दे दिए, देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए सेलेक्ट कर रहा है, नहीं सेलेक्ट करेगा तो आपको ट्रैक करना पड़ता है। एक्सेल तो चलाना आता होगा ना, थोड़ा बहुत चलाते होंगे आप लोग। एंड देन अब ये कह रहा है ना कि हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस, तो हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस मतलब क्या,
हम क्या मानेंगे, क्या क्या एच नॉट क्या है, μ1 बराबर μ2, यानी डिफरेंस क्या है, 0। ठीक है। और यहाँ पे Yes. अल्फा, अच्छा यहाँ पे एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है टेस्टिंग में, अल्फा बोलते हैं उसको, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सुने होंगे आप, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना है कि 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यस। तो ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये आप डिसाइड करोगे कि 5 पे टेस्टिंग करनी है कि 1% पे टेस्टिंग करनी है कि 10% पे टेस्टिंग करनी मीन्स हमारा एरर कितना कम से कम हो, वैसा वाला है। ना। यस यस, इसका मतलब ये होता है, अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्टिंग करनी है, इसका मतलब मैं 95% 95% है कि वो श्योर हूँ, correct होगा। श्योर Yes. हूँ कि टाइप 95 1 is एरर, कॉन्फिडेंस लेवल और 5 यानी कि We sure. टाइप 1 एरर अकर नहीं करेगा। टाइप 1 एरर मतलब Yes. क्या, सही चीज को मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। टाइप 1 एरर का मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, और टाइप 2 एरर क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। यानी टाइप 1 एरर क्या है, सही चीज को रिजेक्ट करना, और टाइप 2 क्या है, गलत चीज को एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्ट कोई करना। भी डिसीजन लोगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो ये दोनों तरह की गलतियां होने की संभावना होती है कि सही चीज को आपने रिजेक्ट कर दिया और गलत चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे यहीं पे मैं हाइपोथेसिस डिसाइड किया हूं कि देयर इज नो वेट गेन, ठीक है, मैंने ये माना है कि देयर इज नो वेट गेन। आप पिज्जा से खाओ, पिज्जा खिलाओ या सॉफ्ट ड्रिंक पिलाओ, वेट गेन लगभग बराबर होगा। ये मैंने हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए मैंने एच नॉट से वो किया। और मान लो मैंने सैंपल जो लिया, सैंपल के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन आया, उसके बेसिस पे फाइनल रिजल्ट आया कि एच नॉट रिजेक्ट हो गया। यानी एच नॉट रिजेक्ट हो गया मतलब क्या, कि भाई वेट गेन तो होता है, चाहे आप पिज्जा खिलाओ, पिज्जा से ज्यादा वेट गेन होगा बनस्पत की सॉफ्ट ड्रिंक, Cold या drinks सॉफ्ट वगैरह। ड्रिंक से ज्यादा वेट गेन होगा बनस्पत की पिज्जा। ठीक है, Yes. रियल में ये है। लेकिन आपके सैंपल ने उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर मतलब रिजेक्ट कर दिया। हाँ, या एक्सेप्ट कर लिया मान लो, तो एक्सेप्ट कर लिया तो पता चला कि गलत काम हुआ ना भाई, Yes, गलत sir. काम हुआ ना, कि एक्चुअल ये कैसे गलत काम हुआ, सैंपल हमारा सही नहीं था तो गलत काम हो गया। तो जनरली हम जब टेस्टिंग करते हैं तो हम ये क्लेम करते हैं कि भाई ये अल्फा फिक्स करके हम क्लेम करते हैं कि 5% केस में गलती हो सकती है कि गलत चीज को मैं रिजेक्ट करूं, या मतलब सही चीज को रिजेक्ट करूं या गलत चीज को एक्सेप्ट करूं। एक्सेप्ट ऐसा करो। 5% केस में होगा। अगर 5% फिक्स किया मैंने, 5% फिक्स करने का मतलब प्रोबेबिलिटी 0.05 हुई, और 1% फिक्स 1% पे टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, 0.01 पे टेस्ट करते हैं हम। यानी 99% श्योर होते हैं कि हम टाइप 1 एरर की गलती नहीं करेंगे, यानी कि जो सही है उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे रिजल्ट जो दे रहे हैं उसमें टाइप 1 एरर की गलती नहीं हो, यानी सही चीज को रिजेक्ट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग? ये बेटा एनालिसिस का पार्ट है कि क्या Yes, sir. एक्चुअल मीनिंग होती है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स या दीज पैरामीटर्स। अल्फा क्या है, ठीक है, पी वैल्यूज क्या होता है ना, किसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। एनीवे, तो अब ये 2 टेल टेस्ट हम कर रहे हैं। 0.05 बाय डिफॉल्ट ले रहा है, आपको चेंज करना है तो आप 1% पे करना चाहते हैं तो 0.01 लिख सकते हैं, आप 10% पे करना चाहते हैं तो 0.10 ले सकते हैं, और कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या आएगा, 0.05 लिखा हुआ आएगा जब भी आप टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो मानता है कि 5% पे आप टेस्ट कर रहे हैं। फिर ये पूछेगा आउटपुट रेंज, कहाँ पे रिजल्ट चाहते हो, तो ये जहां पे क्लिक है मैं चाहता हूं कि यहीं पे रिजल्ट आए, या मान लीजिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, या अलग सीट पे खुल जाएगा रिजल्ट। ओके, अब देखिए वही जो हम पहले काम किए थे ये आ गया वापस। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्सेल पे रिजल्ट आ गया। देखो एक्सेल पे क्या क्या चीजें आती हैं, थोड़ा एक्सेल को अच्छे से समझिए क्योंकि एक्सेल सबके पास होगा, तो इसको थोड़ा चलाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। टू सैंपल टी टेस्ट एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस। इक्वल वेरिएंसेस मतलब मान लेता है कि जिस पॉपुलेशन से ये डेटा ले रहे हो, पॉपुलेशन में ऑन एवरेज वेरिएबिलिटी सेम है वेट की, ये मानते हुए काम कर रहे हैं हम। तो पहले सैंपल का मीन वैल्यू निकाला 6.4, दूसरे 6.4 ग्राम, और दूसरे सैंपल का आ रहा है 8.45 ग्राम। तो यहां तो दिख रहा है कि डिफरेंस है वेट में।
ऑन एवरेज वेट में डिफरेंस है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, इसके लिए ये टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। वेरिएंस भी निकल गया है, तो वेरिएंस में भी देखो डिफरेंसेज हैं, सैंपल वेरिएंस बता रहा है कि डिफरेंसेज हैं। 20-20 ऑब्जर्वेशन लिया आपने, फिर पुल्ड वेरिएंस, एक कंबाइंड वेरिएंस निकाला जाता है फार्मूला चलाने के लिए। फिर हाइपोथेसिस मीन डिफरेंस 0 लिया आपने, डिग्री ऑफ फ्रीडम 38, क्योंकि जब जब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं तो नल हाइपोथेसिस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो टोटल सैंपल -2 होता है, n1 + n2 - 2। 20-20 40 सैंपल लिया था हमने, तो 40 - 2 यानी 38 होगा। क्यों 2 यहाँ घटा? पहले वाले में एक ही घटा था, क्योंकि पहले वाले में एक स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन था, अब यहाँ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है जिसको कि हमें एस्टिमेट करना है। और टी टेस्ट की वैल्यू आ गई, देखो निगेटिव आई है टी टेस्ट की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो किसके बेसिस पे एनालिसिस करनी है, रिजेक्ट एक्सेप्ट करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो मैनुअली अगर चलोगे, ध्यान से देखो, मैनुअली चलोगे तो ये टी टेस्ट की वैल्यू को ये क्रिटिकल टी वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। या अगर एक पी वैल्यू भी होता है, आप लोग सुने हैं पी वैल्यू? ये पी वैल्यू क्या है? ये भी सिग्निफिकेंट। पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये लिख रहा हूं, दिख रहा है ना? यस सर। ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब देखिए ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या, कि ये जो पी वैल्यू निकलती है, इस पी वैल्यू के बेसिस पे आंसर कैसे दिया जाता है। तो देखिए अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट कर रहे हैं तो ये 0.05 से कंपेयर करते हैं किसको? ये जो देखिए यहाँ जो P लिखा है ना, ये 1 टेल टेस्ट का है, ये P 2 टेल टेस्ट का है। अब ये सर 1 टेल 2 टेल क्या होता है? 2 टेल का मतलब क्या, जो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, μ1 बराबर μ2। हाइपोथेसिस जो दिया, कम मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो टू टेल टेस्ट। हाँ, 2 टेल्ड मतलब हम खाली ये टेस्ट करना चाहते हैं कि μ1 बराबर μ2 मेरा H0 है, और H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ठीक है। यस। और अगर 1 टेल का मतलब क्या हुआ कि μ1 बराबर μ2, हाँ μ1 बराबर μ2, H1 μ1 इज ग्रेटर देन μ2, या μ1 बराबर μ2, H1 क्या ले लें, μ1 इज लेस देन μ2। तो अभी आप 2 टेल टेस्ट करिए। 2 टेल टेस्ट मतलब कि बस आप ये जानना चाहते हैं सर, कि एक और चीज सर, जो टी टेस्ट आपने लगाया वो -2 पॉइंट कुछ आया, तो माइनस मतलब इट्स नॉट। नहीं, ध्यान से, जब मैनुअली डिसीजन लेते हैं, 2 टेल टेस्ट में, तो जो कैलकुलेटेड टी की वैल्यू आती है उसका मॉड ले लीजिए। मॉड लेके निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब उस पॉजिटिव वैल्यू को कंपेयर करते हैं टी टेबुलेटेड वैल्यू में। पहले जमाने में क्या था, पी वैल्यू नहीं होता था ना, सॉफ्टवेयर आजकल इजीली पी वैल्यू निकाल दे रहा है ना। पहले क्या होता था कि आज भी बच्चे क्या सीखते हैं कि टी कैलकुलेट करते हैं और टी टेबल में टी की वैल्यू दी हुई है अंडर डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कैलकुलेटेड टी को टेबुलेटेड टी से कंपेयर करते हैं। यहाँ तो हम पी वैल्यू के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा। जो पी वैल्यू आंसर देगा वही आंसर कैलकुलेटेड टी और टेबुलेटेड टी का डिफरेंस भी देगा, ठीक है। तो जब कैलकुलेटेड टी को टेबुलेटेड टी से कंपेयर करते हैं, तो जब 2 टेल टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो ये जो टी की वैल्यू आई है ना माइनस, इसको प्लस कर दीजिए, मॉड ले लीजिए। और अब देखिए कि ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से, टेबुलेटेड मतलब ये 2.024 से बड़ी है कि छोटी है। बात समझ में आई? गॉट इट? सर कंपेयर करेंगे कि -2.08 इसका मॉड ले लिया, ले लिया तो क्या बन जाएगा 2.08 मतलब 2.08। तो 2.08 2.02 से बड़ा है कि छोटा है? ये सर बड़ा है सर। बड़ा है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट होने का क्या मतलब हुआ? H0 रिजेक्ट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ?
H1 को एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट किया, एच नॉट क्या था, μ1 बराबर μ2, तो आप क्या μ2 कहोगे कि साहब μ1 बराबर μ2 नहीं है। नहीं है, हाँ, यानी कि वेट गेन दोनों के द्वारा सेम नहीं है, नहीं है। नहीं होता मतलब। ठीक है, समझ में आ गया। सर, ये yes, कब sir. डिसीजन लिया आपने, जब कैलकुलेटेड टी को टेबुलेटेड टी से कंपेयर किया। बात समझ में आ गई। लेकिन sir. जब आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो हमेशा प्रोबेबिलिटी को कंपेयर कर, प्रोबेबिलिटी से एक डिसीजन लो। जैसे देखिए, सर, ये जो आप क्रिटिकल टू टेल बोल रहे हो, इसी को हम लोग टेबुलेटेड बोल रहे हैं ना? ये टी क्रिटिकल टू टेल यही टेबुलेटेड है टू टेल के लिए, और टी क्रिटिकल वन टेल यही टेबुलेटेड है वन टेल के लिए। लेकिन अब हम टू टेल यूज कर रहे हैं ना, अभी हमने Yes, टू sir, टेल yes. हाइपोथेसिस यूज करी, तो हाँ इस जी, तो टी हम वैल्यू compare को, इस टी टेबुलेटेड को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, टी क्रिटिकल टेबुलेटेड से। टू वाले से। लेकिन अभी मैं पी वैल्यू बता रहा था, अब पी वैल्यू पे आंसर कैसे देंगे, ध्यान से सुनिए। जी 5% पे टेस्ट करना है, यानी 0.05। 0.05 से देखेंगे कि ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टू टेल क्या आया है, 0.04। क्या आया है, पी वैल्यू क्या आई है, 0.04। और हम कंपेयर किससे करते हैं, 0.05 से। क्यों, क्योंकि 5% पे हम टेस्ट कर रहे हैं। कितने पे कर रहे हैं, 5% लेवल पे कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो पी वैल्यू आई है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टू टेल, ये पी वैल्यू है। ये Yes, पी sir. वैल्यू 0.05 से बड़ी है कि छोटी है, लेस देन लेस value. देन है। तो अब Yes, यहां sir. लिख लीजिए कि इफ पी वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए और लिखिए। इफ पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, तो क्या करेंगे Sir. हम, रिजेक्ट H0, Yes, sir. अदरवाइज वी में एक्सेप्ट। Yes, sir. और अगर मान लीजिए, अगर ग्रेटर भी होती तो भी रिजेक्ट करते। नहीं 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 बाबा रे, क्या कह रहा हूं कि लेस देन है तब रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज ठीक है। इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, क्या करेंगे, एक्सेप्ट H0। बात समझ में आई, ध्यान से देखिए और समझ गए, एकदम रामबाण की तरह इसको याद करिए कि P की वैल्यू अगर, यानी यही P वैल्यू 0.05 से छोटी है तो क्या करेंगे आप, H0 को रिजेक्ट करेंगे, और बड़ी वैल्यू है तो H0 को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और अगर टेबुलेटेड कैलकुलेटेड को कर रहे हो कंपेयर, अच्छा 0.05 की जगह पे 1% पे कर रहे हो तो किससे कंपेयर करोगे, यही 0.05 की जगह पे क्या हो जाएगा, 0.01। अब 0.01 से कंपेयर करोगे अगर इसको 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट कर रहे हो तो 0.01 से कंपेयर करो किसको, 0.04 से। अब 0.01 से 0.04 छोटा है कि बड़ा है, बड़ा 0.01 से बड़ा है ना, बड़ा है सर। तो इसका मतलब उल्टी बात हो जाएगी, यानी एक्सेप्ट करना पड़ेगा H0 को। समझ गए, यस P सर। वैल्यू बड़ी है 0.01 से, 01 से तो रिजल्ट उल्टा हो गया। क्या हो गया, पहले वाले केस में रिजेक्ट हुआ, अब क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये सब मामला किसका है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। सिग्निफिकेंस रख रहे हैं। किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना चाहते हो, सर वो हम 5% डिसाइड कर लेते हैं, वो मतलब हम आप ही डिसाइड करोगे। 5% का मतलब आप 95% कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते हो अपने रिजल्ट को, 1% का मतलब आप 99% कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते हो। लेकिन जैसे ही 99% कॉन्फिडेंस की बात आई, मामला हिल गया, रिजल्ट उल्टा हो गया ना। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो आपका सैंपल रिजल्ट दे रहा है उस सैंपल पे आप कितने कॉन्फिडेंस हो कि मैं जो काम कर रहा हूं सही। यस सर। और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग 5% पे टेस्ट करते हैं, 95% वो श्योरिटी के साथ बताते हैं अपने रिजल्ट को। आजकल तो लोग 0.01% लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं, यानी 99.99% श्योर होना चाहते हैं कि जब आप किसी जाते हो ना दुकानदार के पास तो उससे कहते हो कि एकदम 100% श्योर हो कि नहीं, अरे यार 100% तो कोई श्योर ही नहीं होता।
लाइफ में 100% कुछ होता है क्या? नहीं होता है। सो बट एनीवे 5% डबल सिग्निफिकेंस पे टेस्टिंग करनी होती है जब कुछ नहीं दिया हो तो। बस ये है कि 5% पे टेस्ट करोगे तो पी वैल्यू के बेसिस पे ये देखो कि पी वैल्यू 0.05 से कम है या पी वैल्यू 0.05 से बड़ा है, इसके बेसिस पे डिसीजन लोगे। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है? यस सर। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यस सर लग रहा है कि आज मजा नहीं आ रहा है। वो सर काफी कुछ समझ में आ गया, फिर से रिवाइज हो गया। Actually, to be frankly, I am saying if सर for one test we require at least one day to understand each and everything. ये तो 1 घंटे 2 घंटे में आप मास्टर नहीं बनोगे। आर यू गेटिंग? क्योंकि एक पहले थ्योरी बताई जाए, फिर उस आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट। आर यू गेटिंग? ये इट इज नॉट इजी टास्क टू ओनली हाँ भैया दे दिया क्लिक 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 कर लो, तो उससे काम तो हो जाएगा, बट अंडरस्टैंडेबिलिटी कब बनेगी? जब यू विल लर्न द थ्योरी एंड यू विल मेक मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बी केयरफुल अबाउट दैट। मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा जल्दी जल्दी 10 मिनट में सारी चीजें हो जाएंगी, बट द प्रॉब्लम इज एक एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करना है, समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी जगह कैन बी यूज this particular measurement other than that, and if not then why, and if yes then why, what will be differences, what to do and what to not do, that's very important to understand. और ये चीज हम लोग नहीं समझते हैं। हमें काम हो जाए, अरे यार तो काम 1 घंटे में 2 घंटे में तो कुछ नहीं होता। आपको पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ना है तो हाँ ठीक है, एक फ्लेवर हम दे देंगे या कोई दे देगा। किसी को कहो कि आप 2 घंटे में पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ा दो, पढ़ाने के तो पूरी स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ा देंगे आपको, पूरी डेटा एनालिसिस आपको बता देंगे, फैक्टर एनालिसिस से लेके क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कंपोनेंट एनालिसिस सब बता देंगे आपको। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब कि जो चीजें बताई जाएं उस चीज को समझो और कहां पे उपलब्ध है तुरंत उसको कैच करने की कोशिश करो, ठीक है? बाद में आप पढ़ लो, डिस्कस कर लो, एक अप्रोच, एक मोटिवेशन देना। इस तरह के लेक्चर्स का एक ही मतलब होता है कि यू विल बी मोटिवेटेड, क्योंकि आप लोग रिसर्च स्कॉलर हो, सब नहीं जानना है आपको, आपका काम क्या है वो जानना है। बाकी सब जानने के लिए जब आप टीचर होगे, जब आप कहीं पढ़ाओगे या कहीं साइंटिस्ट बनोगे, तो जिस एरिया में आपको जाना है उसका डीप नॉलेज रखिए। हर चीज जानना संभव नहीं है, बी केयरफुल अबाउट दैट। तो आपको जो चाहिए वही उठाइए, वही सीखिए, वही जानिए। ये आपने खाली 20 जो हमारे 2 सैंपल्स थे उसके लिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाया। सर 40 के लिए भी बता दीजिए, अगर हमारा सैंपल 40 है। कोई बात नहीं है, 40 है तो क्या दिक्कत है? बस ये सैंपल आपको 40 सैंपल लिखना पड़ेगा ना, टाइम लग जाएगा मैडम, फिर आगे की चीज हम नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, हाँ। उसमें भी मैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाऊं? हाँ 40 हो नहीं, अगर एक ही सैंपल है 40 का तो नहीं लगा सकते ना आप, आपके पास 2 सैंपल होना पड़ेगा। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बताया, आप इस पे कंफ्यूज हो रहे हो। आप ध्यान से पहले ये समझो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले अपने ऑब्जेक्टिव को समझो। आपको क्या करना है? आपको एक मेडिसिन देनी है, ठीक है, एक दूसरी मेडिसिन देनी है, तो 2 मेडिसिन की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना है। तो 2 मेडिसिन की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना है तो आपके पास 2 सैंपल होने चाहिए ना। बिल्कुल सर। तो आपको 2 सैंपल मिलेगा, तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का यूज करना है। कंपेयर जब कर, देखिए जब कंपेयर करना है तो आपको 2 सैंपल लेना ही पड़ेगा। सर मैं वही पूछ रही हूँ सर, मेरे 2 जो सैंपल्स हैं 2020 उनमें मींस अपन सब वेरिएबल या क्या कहते हैं वो है 2020 से, तो इसमें मैं इंडिपेंडेंट लगा सकती हूँ ना? 2020 डिफरेंट मेजरमेंट्स पे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव पहले बताइए क्या है? क्या नहीं, ऑब्जेक्टिव बताइए क्या है? जैसा मेरा वेरिएबल, सपोज मेरा वेरिएबल है किकिंग, एक किकिंग हो गया, एक शूटिंग हो गया, और एक और फ्री थ्रो ले लेते हैं, चलो ये 3 वेरिएबल्स हैं। 40 लिया मैंने 2020, एक कंट्रोल्ड और एक्सपेरिमेंट में रख दिया 2020 एंड हमारा। आप जो बात कर रहे हो, आप ज्यादा बढ़िया आप इनोवा चलाइए,
या इनकोवा Yes, चलाइए, sir. है ना। आप सर मैं केवल हाँ सर ये ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं ना। यस तो सर यस आपका सर थोड़ा वेरी गुड अलग सर अलग बात होगी मैम। अभी तो बस धन्यवाद कॉन्सेप्चुअली हम चल रहे हैं ना, अभी नोवा भी आएगा, आप देखिएगा उसको, है ना। ठीक है सर तो थैंक यू अब ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो 2 ले रहे थे आप, इसी को आप एसपीएसएस पे भी कर सकते हो। एसपीएसएस पे करने का बस थोड़ा तरीका बदल जाता है कि सैंपल वहां ऐसे नहीं सजाना है। सैंपल कैसे सजाना है वहां पे, आपको यही 2 को कंपेयर करना था। तो अब यहाँ 2 वेरिएबल पैदा करते हैं हम लोग। 2 वेरिएबल क्या पैदा करते हैं, एक कोडिंग करते हैं ग्रुप और एक डेटा। तो ग्रुप का मतलब क्या, ये कितने कितने हैं ऑब्जर्वेशन पहले ग्रुप के, 20। तो आपको 1 20 टाइम 1 लिख दिया। इसी तरह से 2 कितनी टाइम आपको लिखना है, यू हैव टू राइट 2 20 टाइम्स। ये 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 ग्रुप है मेरे पास जिसको कंपेयर करना है मुझे। ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 1 को हम वैल्यूज दे देंगे। ग्रुप 1 मतलब वही आप जो यूनिवर्सिटी क्या लिए थे आप, 2 को कंपेयर, तो खाली मैं GR1 लिख देता हूं। और सेकेंड ग्रुप क्या है मेरा, GR2। एंड देन अब यहां पे डेटा लिखना है मुझे। कौन सा डेटा, पहले ग्रुप के ये 20 ऑब्जर्वेशंस लिखने पड़ेंगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। और ये दूसरे ग्रुप के 20 ऑब्जर्वेशन को हमें यहाँ पे कंट्रोल-C कंट्रोल-V। देखिए एसपीएसएस में 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाने के लिए आपको डेटा को ऐसे सजाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, वापस एनालाइज में जाना है, देन कंपेयर मीन में गए, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे गए, और अब यहां पे देखिए टेस्ट वेरिएबल। अब टेस्ट वेरिएबल मेरा क्या है, डेटा है, और ग्रुपिंग वेरिएबल हमारा ग्रुप है ये। और डिफाइन ग्रुप कहता है, तो देयर आर 2 ग्रुप 1 एंड 2। कंटिन्यू, डेटा दिया, ग्रुप को डिफाइन किया, देन ओके किया। अब देखिए आपका ये रिजल्ट 2 सैंपल टी टेस्ट आ गया। दिस इज 2 इंडिपेंडेंट सैंपल 2 टी टेस्ट। देखिए यहां पे भी वही रिजल्ट है। टी की वैल्यू यहां क्या आई है, -2.084, और वहां भी क्या आई थी, -2.08 आया था ना। हेलो, यस सर यही आया था। Yes, sir. N1 + N2 - 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 38 है, और पी वैल्यू 0.044। यहाँ पे भी देखिए एक्सेल वाले में भी पी वैल्यू क्या आई थी, देखिए यहाँ पे -2.0 नहीं 0.04। देखिए 2 टेल में यहाँ क्या आया था, 0.0439। तो ये 0.0439 एक तरह से आप आगे वाले को टर्मिनेट कर दीजिए, तो 0.044 आएगा। 39 को 4 लिख दीजिए, तो देखिए यही वही वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है टी की। तो यहां पे भी यू कैन कंपेयर दीज 2 डिफरेंट ग्रुप्स बाय यूजिंग एसपीएसएस इजिली। बस इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि यहाँ पे डेटा को इसके फॉर्म में इंटर करना पड़ता है। हाउ टू इंटर डेटा इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब एसपीएसएस के फॉर्म में एनालिसिस करनी, एक्सेल की तरह सिंपल नहीं चलता है यहाँ पे। ओके, एक्सेल तो सिंपल है यस सर एक्सेल सबसे आसान है। अगर आपको एक्सेल आती है तो किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बट डेटा को हैंडी और कई तरह से एनालाइज करना है, तो एसपीएसएस का तो कोई मुकाबला नहीं है। सर एक्सेल में भी एनकोवा वगैरह लगा सकती हूँ। प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी मैम, सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाद में बात करनी पड़ेगी, है ना। हर चीज उपलब्ध नहीं है ना, ये अब हर चीज उपलब्ध हो जाता तो फिर बाकी सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत रहती है, अहमियत खत्म हो जाता है ना। थोड़ा आपको सिंटेक्स लिखना आना पड़ेगा, यू शुड नो हाउ टू राइट सिंटेक्स। थोड़ी प्रोग्रामिंग, सबसे आसान तो आर है, ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है, फ्री भी है। आर अगर आप सीख जाते हो आप लोग, तो सबसे आसान है एनालिसिस करना, बिना पैसे का, फ्री में। लेकिन उसके लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए थोड़ी सी, कंप्यूटर थोड़ा सा आपको अच्छा से आना चाहिए। हाँ जी सर एनीवे, अब हम बात करेंगे
इनोवा, थोड़ा इनोवा पे भी चर्चा कर लें क्योंकि आधा घंटा ही बचा है, अभी बहुत सारी चीजें बच रही हैं, लेकिन कम से कम कुछ और बता दें। इनोवा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू नो। तो इनोवा क्या है? टी समझ में आया? टी कब यूज करेंगे? जब सिंगल मीन की टेस्टिंग करनी हो या दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन को कंपेयर करना हो तो वी विल यूज टी टेस्ट। ठीक है। अब अगर मान लो जैसा मैडम कह रही थी 2 से ज्यादा हो जाए ग्रुप जिसको कंपेयर करना है मुझे, तो क्या करेंगे हम? अब देखिए पहले केस में खाली ये शुरू वाले 2 फिगर्स थे, अब एक तीसरा फिगर भी आ गया। मतलब क्या? मुझे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को यूपी, एमपी और राजस्थान 3 डिफरेंट स्टेट को कंपेयर करना था कि उनका एवरेज वेट क्या है, या मुझे कंपेयर करना था पिज्जा, सॉफ्टवेयर ड्रिंक और नेचुरल फूड्स, 3 को कंपेयर करना है। मतलब क्या कंपेयर करना है? आई वांट टू कंपेयर कि भाई पिज्जा खाने से जो वेट गेन होता है, या जो क्या नाम है आपका सॉफ्ट ड्रिंक पीने से जो वेट गेन होता है, और तीसरा क्या कि जनरल जो खाना खाता है बच्चा, सिंपल जो नेचुरल भोजन लिया जाता है, रोटी सब्जी, उससे जो वेट गेन होता है, क्या ये तीनों समान होते हैं कि नहीं? नहीं, इन तीनों में डिफरेंसेस है। is there any difference between the weight gain after applying these 3 different treatments, or all are same? हम ये टेस्टिंग करना चाहते हैं कि whether there is differences या कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों से वेट गेन सेम होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब 2 से ज्यादा पॉपुलेशन है की टेस्टिंग करनी है पैरामीटर की, तो मेरे पास मैं टी भी यूज कर सकता हूं, लेकिन समस्या क्या है? मुझे पेयर वाइज देखना पड़ेगा ना कि पहले को दूसरे कितने टी यूज करने पड़ेंगे, पहले को दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, 3 टी निकालना पड़ेगा भाई। बोलिए। मैं कंपेयर कर सकता हूं भाई, 2 के लिए टी तो पता ही था मुझे, तो 3 है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 3C2, 3 डिफरेंट टी करना पड़ेगा। पहले को दूसरे से पहले करें, फिर पहले को तीसरे के साथ कंपेयर करें, और दूसरे को तीसरे के साथ कंपेयर करें, 3 डिफरेंट टी वैल्यूज निकाल लें। लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास 100 पॉपुलेशन हो जाए तो क्या करूं मैं? कितना टी निकालूंगा? 100C2। 100C2 कितना होगा? तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे, comparing of the population increases, the problem become lengthy because आपको कितने टी निकालने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया है कि मैं क्या करूं, इनोवा यूज करके पहले ये देख लूं कि ओवरऑल डिफरेंसेस है क्या। अगर ओवरऑल डिफरेंसेस नहीं है तो व्हाट इज द नीड टू गो विथ टी, जरूरत नहीं है। और अगर ओवरऑल डिफरेंसेस हैं तो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट यूज करते हैं, जिससे कि हम पेयर वाइज कंपैरिजन भी कर लेते हैं। पहले तो हम ये देख लें कि ये तीनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो क्या जरूरत है टी यूज करने की मल्टीपल। तो सबसे पहला काम होता है इनोवा। तो इनोवा 1 में होता है, इनोवा 2 में होता है। इनोवा 1 में का क्या मतलब? अब मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए, इनोवा 1 में का मतलब क्या हुआ कि एक ही सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। और 2A का मतलब क्या? देयर आर 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो अब इनोवा जैसे 1 में की बात हम कर रहे हैं कि मान लीजिए हम कंपेयर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको कि 2 से ज्यादा कंपैरिजन करना है आपको पॉपुलेशन को, तो टी अब यूज नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट बैठते हैं क्लासरूम में, तो आप लोगों को क्या फीलिंग होती है? अगर आप टीचर होंगे या टीचर स्टूडेंट भी रहे होंगे तो फ्रंट पे कौन बच्चे बैठते हैं? थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। देखिए परसेप्शन है मैडम, तुरंत बोली इंटेलिजेंट। अब मिडिल वाले सो और बैक बेंचर्स किसे कहते हैं? जो सबसे गधे होते हैं, है ना, कि पीछे शरारती होते हैं सर। बैक बेंचर भी कई बार अच्छे निकल जाते हैं। बैक बेंचर्स भी अच्छे होते हैं। आई डू एग्री। अब यही स्टडी करना है मुझे कि भाई वेदर फ्रंट सिटिंग स्टूडेंट्स, मिडिल सिटिंग स्टूडेंट, बैक सिटिंग स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि कोई डिफरेंसेस है क्या। तो अब एक तरह से मैं 3 पॉपुलेशन को कंपेयर करना चाहता हूं। कैसे? जो बच्चे फ्रंट में बैठते हैं, जो बच्चे मिडिल में बैठते हैं, और जो बच्चे बैक में बैठते हैं, तो इनका एक अलग ग्रुप है।
पीछे बैठने वालों का एक अलग ग्रुप होता है, मिडिल में बैठने वालों का अलग ग्रुप होता है और फ्रंट में बैठने वालों का अलग ग्रुप होता है। या वही पिज्जा और क्या नाम है वो, क्या नाम, सॉफ्ट ड्रिंक, और यानी अब हमारे पास 2 से ज्यादा ग्रुप है जिसको कंपेयर करना है। तो हाउ वुड आई डू? तो वी यूज एनोवा। हम देखना चाहते हैं कि ये जो टेस्ट हुआ है उनके मार्क्स हैं यहाँ पे, फ्रंट मिडिल और बैक के बच्चों के टेस्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं। और अब इनके मार्क्स में अगर डिफरेंसेज हैं तो इसका मतलब कि गड़बड़ है मामला, और मार्क्स में डिफरेंसेज नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि चाहे पीछे बैठो, चाहे आगे बैठो, चाहे बीच में बैठो, बैठना इज नॉट गोइंग टू अफेक्टेड द परफॉर्मेंस। ठीक है? तो इसमें बेटा वन वे एनोवा यूज करें। क्योंकि वन वे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि खाली यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट एक फैक्टर है, उसके 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। और सीटिंग के साथ साथ यहाँ बीच में ये भी डाल देता मैं कि आईक्यू वाइज सीटिंग। तो अब आईक्यू एक अलग वेरिएबल होता, ये जितने बच्चे लिए हैं हम सबका आईक्यू भी लेते, और अब हम सर कंपेयर। मल्टीवेरिएंट हो गया, ये तो मल्टीवेरिएंट एनालिसिस हो गया। देखिए मैडम, अब यही ना, नॉलेज मेक्स मैन डिफरेंस, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस फॉर द हेल्थ, मल्टी वेरिएंट इज डिफरेंट थिंग। अब हम आपसे बाद में बात करेंगे, है ना, बहुत सारे डाउट्स हैं, है ना, जो क्लियर करने हैं आपके मुझे। यस सर। मल्टी वेरिएंट इज ए टोटली डिफरेंट थिंग, है ना। मल्टी वेरिएंट का मतलब कि अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे देयर आर मोर देन वन ऑब्जर्वेशन आई हैव। यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन थोड़े है। फ्रंट बैठने वाले बच्चे का 20 अच्छा 20 आपने तो सर, हाँ आपने तो जो वेरिएबल्स थे उनको इंक्रीज कर दिया ओनली। वेरिएबल्स को भी नहीं इंक्रीज किया, ऑब्जर्वेशन IQ को ऐड इंक्रीज कर किया। दिया। वेरिएबल तो 3 ही है मैडम, ऑब्जर्वेशन बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, सैंपल साइज। हम आपसे बात करेंगे मैडम, आई एम हैप्पी टू डिस्कस विथ यू। मुझे पसंद है वो बच्चे जो क्यूरियोसिटी जिनके अंदर होती है, आई लाइक हाँ सर, मैं कंफ्यूज हूँ, मल्टीवेरिएंट्स वाला भी कैसे। यस यस यस, वी विल डिस्कस, डोंट वरी, है ना। अभी इसको कर लीजिए, अभी ये यूनिवेरिएट एनोवा है, ठीक है। मल्टीवेरिएट भी एनोवा होगा, मल्टीवेरिएट भी मनोवा भी होता है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और एक क्या होता है, अरे यार क्या हुआ, हेलो। थैंक यू सर। सर आप मुझे समझ पा रहे हैं सर, थैंक यू सर। अच्छा, मुझे लगा कि चलेगा, क्या रहा कि वो आवाज कम हो जाती है तो मुझे लगता है कि बच्चे गए क्या। अच्छा, तो देखिए इसको कर लेते हैं पहले वन वे एनोवा को, है ना। आई विल एक्सप्लेन, इसको फटाफट देख लीजिए कैसे वन वे एनोवा करेंगे हम लोग, और देन फिर फाइनल कंक्लूड कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वापस डेटा हमें लेना पड़ेगा। अब यहाँ तो भाई जो एग्जाम्पल मैंने लिया, ये एग्जाम्पल में ये 3 ऑब्जर्वेशन है, तो इन 3 ऑब्जर्वेशन को लिखना पड़ेगा, फिर देखिए चलाया जाए रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए इसको एक्सेल में फटाफट करते हैं पहले। हमने कंट्रोल यहाँ पे लगाया, कंट्रोल V किया। अब ये जो डेटा आया इसको लिख देते हैं यहाँ पे, रुकिए थोड़ा लिखना पड़ेगा रो वाइज इसको। 82, 83, then 97, then 93, then 55, then 67, then 53। ये एक सेट हो गया। और दूसरा सेट क्या था, देखिए ये था 83, 78, दिस मच। कंट्रोल C, इसको भी ले जाइए यहाँ पे एंड राइट डाउन दिस वन, कंट्रोल V, ताकि यहाँ पे लिख पाऊं मैं 87, 83, 78, then 68, then 61, then 77, then 54, then 69, and the third one is this one. Control C, and then write down this one as here, control V, write 38, 59, 55, 66, 45, 52, 52। Okay, that's fine। और यहाँ पे एक इंसर्ट कर दीजिए वेरिएबल, यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में वैल्यूज दे दीजिए। 1 मीन्स फ्रंट, 2 मीन्स मिडिल, और 3 मीन्स
बैक बेंचर्स ऐड। ओके, अब देखिए वापस आइए इस पे डेटा पे। तो देखिए पहला वाला क्या था, 1 1। अच्छा इसको पहले खत्म करिए, वैल्यूज पे आ जाइए। तो 1 1 1 1 1 कितना था, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। और 2 कितना था, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 1 7। और बाकी सब क्या है, 3 है। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 7 7 14 और 2 2 4 2 6 1 7 21। बराबर ही थे क्या तीनों, नहीं एक तो ज्यादा था, 83 78, लास्ट में 63 है, लास्ट में 63 है। 63 नहीं आया, 69 एक छूट गया है लग रहा है, 69 51 63 ज्यादा था। 51 63 एक छूट गया है, इसको वापस लिख लीजिए, 51 63 51 51 63। तो 2 ऐड करना पड़ेगा अपने को, 51 और 63, 51 63 यहाँ कहीं लिख लीजिए। 2 2 2 2 2 2 यहाँ पे इसको डिलीट करिए, रुकिए, जो 3 वाला था कंट्रोल एक्स, यहां से कंट्रोल वी, 2 2 51 और 63, 51 63। अब देखिए ये डेटा हमारा हो गया। हमने डेटा कैसे लिखा, पहले सीटिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ 3 वेरिएबल, 3 हो गए ना पॉपुलेशन, फ्रंट मिडिल और बैक, इसके सैंपल हैं। तो इन तीनों को हमने लिख डाला। कैसे लिखा हमने, कि पहले हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए। 1 का मतलब हुआ फ्रंट में बैठने वाले लोग, 2 का मतलब हुआ मिडिल में बैठने वाले लोग, 3 का मतलब हुआ बैक में बैठने वाले लोग। तो 1 कितने थे, 7, और उन सारे लोगों का परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे लिख दिया, नोट डाउन कर लिया। फिर 2 कितने थे, 9, उनका परफॉर्मेंस हमने लिख दिया। और 3 कितने, थर्ड मतलब बैक बेंचर्स कितने थे बच्चे, 7। तो मुझे लगता है कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा इसमें भी 8 है, 52 52 61, डेटा सही से कॉपी नहीं हुआ। 52 52 61, लास्ट में देखिए 52 52 61, 3 जो है 61, एक ये भी था। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8 7 15 और 15 9 24। मुझे लग रहा है 24 ऑब्जर्वेशन हुए होंगे। देखिए 24 ऑब्जर्वेशन है, दैट्स गुड। अब इस पे एनोवा 1 में चलाना है, एनालाइज। फिर कहां चले, जल्दी बताइए, एनालाइज के बाद कहां जाएं, कंपेयर मीन। कंपेयर मीन में कहां चले, 1 वे एनोवा। एंड देन इन 1 वे एनोवा, किसका 1 वे एनोवा हमें करना है, डिपेंडेंट लिस्ट। वैल्यूज कौन सी है, वेरिएबल 11, ये वेरिएबल 11 वाली वैल्यूज है ना, ये इनकी वैल्यू को डिपेंडेंट लिस्ट में डाल दिया। और फैक्टर्स क्या है, व्हाट इज फैक्टर्स, सीटिंग अरेंजमेंट। भाई फैक्टर मतलब क्या, सीटिंग अरेंजमेंट को ही चेक करना चाहते हो ना, कि ये सीटिंग अरेंजमेंट वाइज जो आईक्यू पे इफेक्ट पड़ रहा है क्या, ये बच्चे डिफर कर रहे हैं क्या। गॉट इट, बोलो भाई। Yes, sir. बस यस सर, यस ओके सर। ओके कर दीजिए। ओके करते ही देखिए क्या रिजल्ट आया। देखिए इनोवा 1 में तैयार, इनोवा 1 में हो गया। क्या मिला आपको इनोवा 1 में ये रिजल्ट देखिए इनोवा 1 में। इनोवा 1 में क्या होता है, एक होता है बिटवीन ग्रुप, एक होता है विद इन ग्रुप। बिटवीन ग्रुप मतलब क्या, ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। ट्रीटमेंट इफेक्ट्स मतलब क्या, वही मिडिल, फ्रंट और बैक। और विद इन मतलब होता है एरर। ठीक है, तो ये इनोवा में
दो पार्ट में डिवीजन होता है, वेरिएबिलिटी को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है, एक ट्रीटमेंट इफेक्ट, एक विद इन ग्रुप इफेक्ट। इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल एफ वैल्यूज या पी वैल्यूज देखनी है आपको। पी वैल्यू क्या है जल्दी बताइए यहाँ पे, पी वैल्यू कितनी है? क्लियरली सर ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है पी वैल्यू? 0.009। यस, पी वैल्यू इज 0.009, वेरी गुड। तो ये 0.05 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा है सर, छोटा है, डबल जीरो है। भाई दो जीरो है ना, तो 0.05 से छोटा है। 0.05 से छोटा है मतलब क्या? अभी क्या मैंने बताया था आपको एक्सेल में कि अगर 0.05, हाँ, अगर 0.05 से छोटा है पी वैल्यू तो क्या करते हो? H0 को रिजेक्ट करते हो। तो H0 रिजेक्ट हो गया। क्या रिजेक्ट हुआ? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या था? सिटिंग अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो डिफरेंस इन सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि नल हाइपोथेसिस यहाँ एनोवा में क्या होगा कि भाई पहले रो का जो ऑन एवरेज परफॉर्मेंस है, दूसरे रो का जो ऑन एवरेज परफॉर्मेंस है, और तीसरे रो का यानी फ्रंट मिडिल बैक, इन तीनों का जो ऑन एवरेज परफॉर्मेंस है, ये 3 ग्रुप मान रहा हूं, 3 क्लास मान रहा हूं, 3 पॉपुलेशन मान रहा हूं, तो इनके सिटिंग अरेंजमेंट में के बेसिस पे परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑन एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ फ्रंट बेंचर, on average performance of middle benchers and on average performance of back benchers are equal. all null hypothesis क्या लेते हैं? all are equal. तो mu1 बराबर mu2 बराबर mu3, और h1 क्या लेंगे? mu1 is not equals to mu2 is not equals to mu3। तो यहाँ h0 रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्या रिजेक्ट हुआ भैया? इनमें डिफरेंस है, तो पीछे बैठने वाला गड़बड़ है, बीच में बैठने वाला गड़बड़ है, और फ्रंट से बीच वाला और पीछे वाले में डिफरेंसेस होते ही हैं, ये डेटा कह रहा है। बात समझ में आई? हो सकता है कि वो एक आध अच्छे बच्चे हों, बट ऑन एवरेज की बात किया जाए तो मिडिल बैक बेंचर्स और मिडिल बेंचर उस फ्रंट बेंचर्स में डिफरेंसेस हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। यही एनोवा 1 में की एनालिसिस है, यही कह रही है एनोवा 1 में। बात समझ में आ रही है? अब एक पोस्ट हॉक एनालिसिस होता है कि अगर H0 रिजेक्ट हो जाता है, H0 अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हमें क्या करना होता है? अब हम जानना चाहते हैं, अब हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गई मतलब क्या कि डिफरेंसेज हैं। तो डिफरेंसेज हैं तो अब हम ये देखना चाहते हैं किन में सिमिलरिटी है और किन में डिसिमिलरिटी है। डिफरेंसेज है इसका मतलब कि अलग अलग है सब, लेकिन उनमें भी हो सकता है 3 है ना, 2 होता है कि 2 में डिफरेंसेस होते तो क्लियर हो जाता कि भाई इनमें अंतर है, लेकिन अब 3 है तो 3 में हो सकता है कि पहले दूसरे में डिफरेंस हो, दूसरे तीसरे में डिफरेंस हो, पहले तीसरे में ना हो डिफरेंस, बट ओवरऑल डिफरेंसेज आ गया। तो अब इसके लिए मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट यूज करते हैं, दैट वी कॉल पोस्ट हॉक एनालिसिस। तो पोस्ट हॉक एनालिसिस में क्या करते हैं बाबूरे? तो कुछ नहीं, एनालाइज पे गए, कंपेयर मीन पे गए, वन वे एनोवा पे गए, और बस वही सेम कहानी करना है। बस यहाँ पोस्ट हॉक, देखो यहाँ कोने में लिखा है पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक एनालिसिस काफी पॉपुलर एनालिसिस है, ये दुनिया भर की पोस्ट हॉक एनालिसिस है। देखो इसमें LSD है, टुकीज है, कोई भी एक क्लिक कर दो जो आप जानना चाहते हो एनालिसिस। तो LSD करना चाहता हूं, ओके कर दो। अब देखो ये क्या निकाल देगा LSD, ये पेयर वाइज कंपेरिजन कर देगा। अब पेयर लास्ट स्टेप प्लीज फिर से बताइए। लिखिए, एनालिसिस पे गए, एनालिसिस पे जाके कंपेयर मीन पे गए, कंपेयर मीन पे जाके वन वे एनोवा पे गए, वन वे एनोवा पे जाके पोस्ट हॉक, कोने में पोस्ट हॉक एनालिसिस है उस पे चले गए, क्लिक किया, उसके बाद ओके कर दिया। ओके करते ही देखिए एनोवा 1 में तो पहले ऊपर बना ही था, नीचे क्या आ गया? मल्टीपल कंपैरिजन। मल्टीपल कंपैरिजन का मतलब क्या कि अब देखिए फ्रंट को मिडिल से और फ्रंट को बैक से कंपेयर किया, मिडिल को फ्रंट से, मिडिल को बैक से कंपेयर किया, बैक को फ्रंट से, बैक को मिडिल से कंपेयर किया। इसने 3 डिफरेंट ग्रुप बनाए। यही 3 ग्रुप बनेगा ना? बोलिए यस सर। यस सर, यही बनेंगे।
फ्रंट को मिडिल से, फ्रंट को बैक से, मिडिल को फ्रंट से, मिडिल को बैक से। तो फ्रंट और मिडिल जो होगा, मिडिल और फ्रंट वही होगा। फ्रंट को मिडिल से कंपेयर करो या मिडिल को फ्रंट से कंपेयर करो। बात समझ में आ गई ना? यस सर। तो अब देखिए, अब इनका अब P निकाल रहा है ये। फ्रंट को जब मिडिल से कंपेयर कर रहा है तो P वैल्यू देखिए क्या है, 0.193 है। और जब फ्रंट को बैक से कंपेयर कर रहा है तो P वैल्यू 0.003 है। यानी कि फ्रंट वाला बच्चा और बैक वाला बच्चा में एक्चुअल डिफरेंस है, ये बोल रहा है। वापस मिडिल को जब फ्रंट से कर रहे हैं तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, मिडिल को बैक से कर रहे हैं तो डिफरेंस है। यस सर। बैक को फ्रंट से कर रहे हैं, 0.003 P वैल्यू आ रही है, मतलब डिफरेंसेज है क्योंकि एच नॉट रिजेक्ट हो रही है। और बैक को मिडिल से कर रहे हैं तो 0.03 आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग कि ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंसेस किसमें है, फ्रंट और मिडिल में डिफरेंसेज नहीं है। लगभग फ्रंट और मिडिल में डिफरेंसेज नहीं है। यानी कि मिडिल में बैठने वाले बच्चे और फ्रंट में बैठने वाले बच्चे लगभग होमोजीनियस हैं, बहुत अंतर नहीं है। लेकिन साहब, जो फ्रंट से बैक का डिफरेंस है या मिडिल से बैक का डिफरेंस है तो उसमें डिफरेंसेज है, यानी बैक वाले गड़बड़ होते हैं। ये किसके बेसिस पे बोल रहे हो आप? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय यू। हो सकता है कि ये रिजल्ट उल्टा हो जाए। डेटा, सब कुछ बेटा डेटा पे डिपेंड करता है, बी केयरफुल। इसलिए मैं कल आपको बता रहा था कि अगर डेटा सही नहीं है, मैंने कल कहा ना, व्हाई वी कलेक्ट डेटा, इसी के लिए बेटा वी कलेक्ट डेटा। अगर सर एक चीज सीखिए कि डाटा और आटा दोनों सही होने चाहिए तो सब आगे ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया बोल रहे हो। आटा सही रहा तो शरीर सही रहेगा, पेट सही रहेगा, शरीर सही रहेगा तब सब कुछ सही रहेगा। और डेटा सही है तो सारी एनालिसिस सही है। अगर डेटा ही गड़बड़, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 4 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया, उन 4 बच्चों के बेसिस पे ही तुम्हारे क्लास को, आप लोग 221 बच्चे हो ना, 250 करीब में हो, पता नहीं, दिख रहा है मुझे 200 से ऊपर ही बच्चे दिख रहे हैं। तो इन 200 बच्चों में से मैं आप सारे 200 बच्चों का ये देखना चाहता हूं कि ऑन एवरेज आप लोग अच्छे बच्चे हो कि नहीं हो। अच्छे बच्चे मतलब आप लोगों का आईक्यू ठीक ठाक है कि नहीं। तो इसके बेसिस पे मैंने 4 बच्चों को सेलेक्ट किया और 4 बच्चे कौन से मिल गए, वही जो एकदम ब्रिलियंट वाले हैं। मैडम है, आप हो जो ज्यादा बोल रहे हो आप लोग, तो पता चला आप ब्रिलियंट हो, तो आप लोगों का परफॉर्मेंस 90 प्लस आया। तो मैं क्या कहूंगा कि अरे यार, ये जो क्या नाम है, पीएचडी स्टूडेंट हैं जो कोर्स वर्क कर रहे हैं, इनका आईक्यू 90 से ऊपर है। किसके बेसिस पे कहा मैंने? चूंकि आप 4 ही लोग आए सैंपल में, डेटा, जबकि एक्चुअली ये सही है नहीं है। पूरा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब पूरा रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि मुझे डिवाइड करना चाहिए था आईक्यू लेवल वाइज, पहले से देखना चाहिए था कि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है अपने एरिया में, तो कितने लोग एवरेज से ज्यादा परफॉर्म करने वाले हो, कितने लोग एवरेज से कम हो, कितने लोग एवरेज हो। अब एवरेज से ज्यादा वालों में से भी कुछ सैंपल लेना चाहिए, एवरेज वाले से भी कुछ सैंपल लेना चाहिए था, और एवरेज से ऊपर वाले से भी कुछ सैंपल लेना चाहिए था। अब सैंपल कंबाइन करके जब मैं रिजल्ट देता तब अच्छा रिजल्ट आता, सही रिजल्ट आता, एक्सेप्टेबल रिजल्ट आता। तो सारा चीज किस पर डिपेंड करता है? हाउ टू कलेक्ट डेटा एंड व्हाट आर द डिफरेंट रिलायबल डेटा डू आई हैव। डेटा गलत, सारी एनालिसिस गलत, चाहे जितना भी बढ़िया एनालिसिस कर लो। तो वही बेस है बच्चे, डेटा इज द बेस। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। अब हम इसी को एक्सेल से फटाफट कर ले, 2 मिनट लगेगा। यू विल गेट हाउ टू परफॉर्म एनोवा इन एक्सेल, क्योंकि एनोवा सबके, एक्सेल सबके पास है। तो बेटा एनोवा से निकालने के लिए आपको इन सैंपल को वापस ले जाना पड़ेगा एक्सेल में। पहला को यहां कर दिया, कंट्रोल V, दूसरे ग्रुप को, हमने कंट्रोल C। एक जगह डेटा एंट्री हो जाती है तो आसान होता है, क्योंकि बस कट कॉपी करनी है, कट कॉपी पेस्ट। हाँ, लेकिन कट कॉपी पेस्ट में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। चेक कर लेते रहना चाहिए कि हाँ सही कट कॉपी पेस्ट हो रहा है कि नहीं। अब देखिए क्या है, फ्रंट, ये है मिडिल, और ये है बैक। और अब इसको पकड़ा हमने ऐसे, डेटा एनालिसिस पे गए,
और एनोवा सबसे ऊपर ही देखिए है, सिंगल फैक्टर, वन वे एनोवा बोलते हैं। ओके ओके करते ही ये पूछेगा कि डेटा रेंज दीजिए, तो ये फ्रंट मिडिल बैक, अगर ये पूरे को सेलेक्ट करूंगा, मैं कर लेता हूं पूरे को सेलेक्ट, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ क्या पूछता है, ग्रुप्ड बाई कॉलम या रो। कॉलम का मतलब क्या कि ग्रुप मेरा कॉलम वाइज लिखा हुआ है ना, फ्रंट मिडिल बैक, समझ गए, तो इसको बाई कॉलम बाई डिफॉल्ट ही लेगा। अगर आप इसको रो वाइज लिखे होते, जैसे कि यहाँ पे मैं रो वाइज लिखा हूं, यहाँ रो वाइज लिखा हूं फ्रंट मिडिल बैक, तो अगर यहाँ भी एंट्री रो वाइज करता तो यहाँ रो वाइज लिखना पड़ता, लेकिन जब मैं कॉलम वाइज किया हूं तो बाई डिफॉल्ट कॉमन। और यहाँ देखो है लेबल्स इन द फर्स्ट रोल, इसका क्या मतलब, क्लिक कर दो, क्यों, क्योंकि फ्रंट मिडिल बैक पहला रो लेबल है। अगर मैं पहले रो को सेलेक्ट नहीं किया होता तो यहां क्लिक करने की जरूरत नहीं थी। फिर आउटपुट रेंज पे क्लिक करूं, ये पूछेगा कहां पे आउटपुट रेंज, यहां पे चाहिए मुझे, क्लिक किया, ओके किया, इनोवा देखो 2 मिनट में इनोवा पूरा निकल के आ गया। जो वहां एसपीएसएस पे हुआ वही चीज यहाँ पे देखिए आया कि नहीं, यहाँ पे भी वही चीज आया, मिला लीजिए, सारा चीज वही है। फ्रंट में 7 है, मिडिल में 9 है, बैक में 8 है, सबका सम, एवरेज, वेरिएंस, बिटवीन ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप की कितनी होगी, 2, क्यों, 3 है, एक माइनस हो गया 2, और टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है 24, तो एक माइनस 23, और एरर होता है 23 माइनस 2 21। वापस यहाँ पी वैल्यू देखो 0.009 है, वहां भी पी वैल्यू क्या था, पी वैल्यू क्या था यहाँ भी 0.009। 0.009। तो एक्सेल में भी देखो क्या आया 0.009, 0.009। सेम रिजल्ट आया ना। लेकिन एक्सेल में इनोवा चलाने के लिए आपको डेटा को सिंपल एक्सेल में कॉलम में लिखना पड़ा, और एसपीएसएस में चलाने के लिए कैसे लिखना पड़ा था, ऐसे लिखना पड़ा था। पहले ग्रुप बनाना पड़ा था 1 1 2 2 2 2 लिख के, फिर उसके करस्पॉन्डिंग डेटा लिखना पड़ा था। क्यों, क्योंकि एक्सेल एसपीएसएस पे अलग तरीके से चलती है एनालिसिस, और एक्सेल पे अलग तरीके से एनालिसिस। एसपीएसएस में मतलब बहुत अच्छे से शो हो जाता है, कंपैरिजन करके बता देते हैं वो लोग। हाँ, अब यहाँ पे यस आप सही कह रहे हो, एक्सेल पे यहाँ पे आपको पोस्ट हाक एनालिसिस नहीं होगी, यहाँ पोस्ट हाक एनालिसिस नहीं होगी, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा फार्मूला लिख लिख के। जबकि वहां एसपीएसएस पे तो बस एक क्लिक करना था, दुनिया मुट्ठी में। बात समझ में आ रही है ना बाबूरे भाई? अब ज्यादा नहीं हो पाएगा, टाइम खत्म हो गया, मेरी मीटिंग है, मुझे निकलना भी पड़ेगा। लेकिन 10:56 हो गए सर। फ्रैंक, हाँ 11 बजे मुझे निकलना आपसे लेनोवा भी डिस्कस करना है, कुड यू प्लीज फॉरवर्ड योर नंबर सर, प्लीज सर, क्योंकि मैं हाँ डेफिनेटली हाँ मैं आपके चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ 9983071813। चैट बॉक्स में मैंने आपको नंबर दे दिया 9983071813। एक मिनट फिलहाल लिखता है 99 अनुच्छेद 21 के तहत 9983071813। कहने का मतलब देखिए ये है, मैं यही कहना चाहता हूं, आपको फिर कहना चाहता हूं, आजकल रिसोर्सेज हर जगह उपलब्ध हैं। आप मेल भी लिख लीजिए, इसमें मेल, अगर मान लीजिए फोन नहीं रिसीव होता है अगर, तो यू कैन मेल मी आल्सो raipiyus5@gmail.com। आप इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। वैसे मेरा मेल चौधरी सर के पास भी होगा, या आप अरुण से भी मिल ले सकते हैं, एंड यू कैन सेंड योर इश्यूज प्रॉब्लम्स। बट वही है कि देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, चीजें इजिली उपलब्ध है, अवेलेबल है, लेकिन एनालिसिस आपको करने आनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन करने आना चाहिए। क्यों ऐसा ही हो रहा है, क्यों ऐसा न करने पे क्या हो रहा है? जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, दो को कंपेयर करना है, मेरा सैंपल वही है क्या, मैं उसी को मान लूं क्या, या हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% जहाँ पे 1%, 10% क्यों रखें, या क्यों नहीं रखें, कितना रखें? क्योंकि ये सब कुछ ये एक्चुअली हम लोग अनसर्टेन फिनोमिना में चलते हैं, एक्चुअलिटी किसी को नहीं पता है। तो पर्पस क्या है, व्हाट इज आवर पर्पस? पर्पस इज टू अनसर्टेनिटी में सर्टेनिटी को खोजना।
अनिश्चितताओं में निश्चितताओं को खोजना, यही ना हमारा काम है। सर लिटरेचर में इसका यूज कैसे करेंगे? यस सर। लिटरेचर में जैसे आप किस पर्टिकुलर के हो, मतलब हिंदी लिटरेचर? हिंदी लिटरेचर। हाँ संस्कृत लिटरेचर। हाँ, किसका? संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर, यस यस यस। देखिए आप लोग भी वर्डिंग होती है ना, आप लोग के वर्ड्स होते हैं ना, तो वर्डिंग में अल्फाबेट्स, अब देखिए अल्फाबेट्स सेंटेंस में, एक कोई सेंटेंस बनाइए, उसमें किस अल्फाबेट्स की ज्यादा पुनरावृत्ति है? ठीक है, ओ आ ई या क ख ग घ ङ व्हाटएवर, हिंदी की बात कर रहा हूं, संस्कृत का और होता है। तो आप लोग के अल्फाबेट्स की पुनरावृत्ति कैसे हो रही है? क्या मैं मानूं कि हर अल्फाबेट जो है किसी पोजीशन पे आ सकता है, रैंडमली कहीं भी आ सकता है, या एक ट्रेंड है कि ओ 5 बार आएगा या ओ आ 10 बार आएगा या 8 बार आएगा, या कोई ट्रेंड नहीं है? तो मुझे इस तरह की एनालिसिस करनी है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करनी पड़ेगी। या लिटरेचर उपलब्ध है कि भाई जनरली आप लोगों में डिस्क्रिप्टिव तो नहीं चल पाएगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या कुछ अगर इस तरह का एटीट्यूड बिहेवियरल आप एनालिसिस करते हैं, तो आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बढ़िया से, स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन टेबुलेशन के मेथड से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डायग्राम्स एंड ग्राफ्स वेयर यू कैन यूज योर डेटा टू मेक इट, अच्छे अच्छे टेबल बना दें, अच्छे अच्छे ग्राफ्स बना दें, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट। कबीर तुलसी रहीम ने किस पर्सपेक्टिव पे कितनी बार क्या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया है, या उनके लिटरेचर से हमें क्या आउटकम मिलता है। अब होगा ना, मान लीजिए ये सब दुनिया भर के काव्य और गद्य वाले जो लोग होते हैं, वो एक ही चीज को गद्य के रूप में या काव्य उसके रूप में मैसेज देते हैं। तो उनसे किस तरह का मैसेज मिल रहा है? ह्यूमैनिटी का मैसेज मिल रहा है कि प्यार मोहब्बत का मैसेज मिल रहा है, या सोसाइटी को इनरिच करने का मैसेज मिल रहा है? तो ये कई कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इनके कितने ऐसे लिटरेचर हैं, ऐसे कितने ऐसे गद्य काव्य हैं जो इन तीनों को मैसेज देते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो इट डिपेंड्स, या आपको कंपेयर करना है इन तीनों में कौन अच्छा है या कौन किस एरिया में ज्यादा अच्छा है, तो आप एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर सकते हैं, गैप एनालिसिस कर सकते हैं, कई तरह के हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव क्या है और आप किस एरिया में काम करना चाहते हो। डिस्कस करो मेरे से अलग से, मैं आई विल टेल यू अबाउट द, हाँ। थैंक यू सो मच सर। तो यार 2 घंटे बुलवा दिए, चाय भी नहीं पिलवाए, कहाँ है राहुल जी? आ जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। थैंक यू अच्छा सर। करिए, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं कि मैंने बताया ना 2 घंटे 1 घंटे के लेक्चर में नहीं होता है। वी रिक्वायर लॉट ऑफ थिंग्स, तो हमने आपको बस मोटिवेशन दे दिया, बाकी आप डिस्कस करते रहिए अपने प्रॉब्लम। हर चीज जानना जरूरी नहीं है, आपका एरिया का जो चीज है, जैसे वो मैडम बोली ना कि सर संस्कृत में क्या हमारा यूज हो सकता है, तो आप अपने लिटरेचर को देखिए, और वहां पे कोई अगर इस तरह के टर्म्स जो आज मैंने बताया मिलता है, तुरंत डिस्कस करिए आप। तो आपको सर्च करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू टू ऑल, Thank you so much. हैव अ गुड डे। You too, sir. ओके बेटा। ओके।